आज की क्लास में हम लोग अपना हाईवे इंजीनियरिंग है उसका पूरा सिलेबस एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। पूरा थ्योरी, और इस थ्योरी का जो पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसको आप सिविल टेक सोल्यूशन के एंड्रॉइड ऐप में जाइए और फ्री स्टडी मटेरियल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेड कोर्सेज जो है वो पूरी डिटेल वाली हैं जिसमें पूरे सेमेस्टर की क्लासेज चलती हैं। उसकी जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पे आपके नंबर जो चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। पूरी क्लास हम लोग रिवीजन करेंगे, और यकीन मानिए आपने हाईवे पढ़ा हो तो ठीक है, ना पढ़ा हो तो ठीक है, पूरा इसमें हम लोग रिवीजन कर डालेंगे और सबका कोई भी फेल नहीं होगा। जो पूरा वीडियो देखेगा वो फेल नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्या क्या टॉपिक कवर होगा उसके साथ में सारी सिंगल बातें करेंगे। क्या क्या टॉपिक कवर हो जाएगा एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट से। चलिए क्या क्या कवर होगा। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन, फिर रोड ज्योमेट्रिक, हाईवे अलाइनमेंट, रोड मटेरियल, रोड पेमेंट, हिल रोड्स, उसके बाद रोड का ड्रेनेज जो है आपका, और उसके बाद आपका आ जाता है रोड का मेंटेनेंस, उसके बाद जो इक्विपमेंट्स यूज होंगे, और फिर उसके बाद एयरपोर्ट। ये पूरे टॉपिक जो है हम लोग कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में, यदि आप अंत तक मेरे साथ बने रहे तो सिंगल वीडियो पूरा। और ये भी मत सोचिएगा कि कम ज्यादा, आप सुनते जाइए, पूरा कवर होगा। चलिए अब वन बाय वन सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम है, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो हम लोग के पास टॉपिक आया, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में कह रहा है कि महामार्ग किसे कहते हैं। महामार्ग मतलब हाईवे किसे कहते हैं, देश के विकास में इसका क्या स्थान है। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि रोड का हमारे देश के विकास में क्या योगदान है। एक बार देखिए ध्यान से, महामार्ग पहले क्या होता है। वाहनों तथा अन्य प्रकार के यातायात के लिए भूमि पर एक ऐसा निर्धारित पथ मतलब रास्ता जिस पर अधिकार पूर्वक चल सके, मतलब कोई बोले ना हमारे खेत में क्यों घुस रहे हो, एक ऐसा रास्ता जिस पर अधिकार पूर्वक चल सके, तथा महत्वपूर्ण मार्ग जिसके संपर्क में सड़कें, संगम तथा रेल फाटक न्यूनतम पड़ते हैं, और ऊपरी पुलें फ्लाईओवर से बने होते हैं, अर्थात सड़क प्रणाली के मुख्य मार्गों को महामार्ग कहते हैं। वैसे तो रोड और हाईवे में थोड़ा सा अंतर होता है, एक चीज होती है रोड और दूसरा चीज होता है क्या, हाईवे। तो रोड मतलब छोटा मार्ग, छोटे मार्ग को रोड कहते हैं, जबकि हाईवे जो होता है वो एक तरीके से क्या है, ऐसा रास्ता है जो तेज चलने के लिए बनाया गया है, जिस पर रुकावटें कम से कम है, पर्याप्त चौड़ा है, बड़ी से बड़ी गाड़ियां भी उस पर चल सकती हैं। तो रोड एक छोटा टर्म हुआ, हाईवे एक बड़ा टर्म हुआ, ठीक है। देश के विकास में महामार्ग का स्थान क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या योगदान है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग या महामार्ग प्राधिकरण गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम 1988 के द्वारा हुआ है। यह मार्ग के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन का कार्य देखता है। यह भारतवर्ष में सबसे बड़े महामार्ग होते हैं, जैसे NH4, NH24 आदि। NH2 दिल्ली से कोलकाता, इससे हमारे देश के भारी वाहन सामान ले जाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, और समय भी कम लगता है। महामार्गों के विकास से देश की कठिनाई की समस्या दूर हो चुकी है। केवल यही नहीं, देखिए चाहे चिकित्सा हो, चाहे कोई भी अन्य विकास, वो हर तरीके से महामार्गों पर डिपेंड है। बात समझ में आ रही ना। वही आपका दशरथ मांझी थे जो माउंटेन मैन, उसमें क्या था, वो एक रास्ता ना होने की वजह से उनकी वाइफ मर गई, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि आप आज रास्ता अगर सही कर लेते हैं तो जानते हैं किसी भी देश का जो विकास देखा जाता है वो इसी से देखा जाता है कि वहां पर सिंचाई व्यवस्था और सड़क व्यवस्था कैसी है। सड़क व्यवस्था और सिंचाई व्यवस्था यदि किसी देश की दुरुस्त है तो फिर उस देश में अन्य किसी चीज की जरूरत है, लेकिन वो मुख्य बात है, वो देश के विकास का एक सूचक है। अगर ये सही है तो अन्य चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, कहने का ये मतलब होता है। तो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर देख लिया हमने। अब आगे बात करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन यहां से आया क्या, कि एक पक्की सड़क यानी मेटल रोड, पक्की सड़क उसको बोलते हैं जो मिट्टी से नहीं बनी होती है, मेटल रोड का अनुप्रस्थ काट खींचकर इस पर मुख्य घटकों को दर्शाइए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हुआ दिख रहा होगा। तो क्या है, एक पक्की सड़क मेटल रोड के घटक कौन से हैं, पक्के भाग यान पथ पहला, दूसरा पटरे या स्कंध। पक्के भाग भाग को क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पेवमेंट या कैरिज वे, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाले लोग ध्यान दें, पेवमेंट। पटरे को बोलते हैं हम लोग बर्म, इसको बोलते हैं ड्रेनेज या ड्रेन, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल, हिंदी के आगे मैं इंग्लिश लिखना जा रहा हूं, फॉर्मेशन लेवल, इसको बोलते हैं ट्रीज, और इसको बोलते हैं क्या, माइल स्टोन। तो ये सारी इसके इंग्लिश नाम है, तो आप हिंदी नाम। अब यहाँ पर एक पूरा डायग्राम दिखाया गया, डायग्राम में क्या क्या होता है यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि डायग्राम में यहां से ये बीच का ना, यहां से यहां तक जो है ये रास्ता,
ये आपका मेटल रोड है जिस पर आप चलते हैं, ठीक है। एक चीज जान लीजिएगा, ये चलने वाले रास्ते के कुछ दूर तक बर्म होता है, ये हिस्सा बर्म का कहा जाता है। देखिए ये बर्म कहा गया है। बर्म का मतलब होता है यहाँ पे, बर्म का मतलब होता है सड़क के किनारे किनारे उसके कंधे जो इसको, अगर ये यहीं तक ऐसे रहता ना तो इस पर जब गाड़ी जाती तो ये फट के गिर जाता। बर्म इसको संभाले रखता है, बात समझ रहे ना। तो बर्म, पेमेंट के बगल में बर्म होता है। बर्म जब नीचे उतरता है तो ये लगभग 2 में 1 की ढाल पर, कम से कम भराव वाली रोड है तो 2 में 1 की ढाल पर होता है। नीचे पेड़ होता है और उसके बगल में नाली होती है। नाली के बगल में सड़क की सीमा पत्थर यानी बाउंड्री का जो स्टोन होता है, बाउंड्री स्टोन इसको बोलते हैं, ये ग्राउंड लेवल है। तो एक तरह की भराव में सड़क की बनाई गई है। और यहां से पूरी, यहां से जो सीमा है ना रोड की जो, वहां तक को हम लोग रोड लैंड यानी सड़क की भूमि बोलते हैं। फॉर्मेशन लेवल किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन लेवल बर्म के साथ पेवमेंट की चौड़ाई होती है, यानी पेवमेंट प्लस बर्म को मिला के फॉर्मेशन लेवल यानी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं। आपका दूरी पत्थर क्या होता है? ये बर्म में के सटे सटे जगह जगह पर लगे होते हैं जिसपे लिखा रहता है कि कोई कोई अगला शहर कितनी दूरी पर है। मुख्य शहरों की दूरियां इसमें दिखाई गई रहती हैं। बर्म समझ गए होंगे, पेड़ यहाँ पर है, नाली यहाँ पर है, ये सारी चीजें हैं। इन्हीं के बारे में आगे डिस्क्राइब किया गया। आप चाहे तो इसको रीडिंग लगा के पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ जो है आपको सिविल टेक के फ्री स्टडी मटेरियल में आराम से मिल जाएगा। इसमें एक एक चीजों को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे सबसे सड़क के मध्य भाग या पक्का भाग। तो इसको एक बार केवल देख लीजिएगा कि ये क्या लिखा गया। केवल एक बार आपको इस वीडियो के बाद केवल एक बार रीडिंग लगानी है ताकि आपको लिखना आ सके। यानी सड़क का मध्य भाग को पेमेंट कहते हैं। पेमेंट की चौड़ाई और मोटाई यातायात के अनुसार रखी जाती है कि कितना मोटा पेमेंट बनेगा वह यातायात के अनुसार होता है। कई बार लेन सिंगल लेन होती है, तो सिंगल लेन 3.8 मीटर से कम नहीं हो सकती है। सिंगल लेन 3.8 मीटर से कम नहीं हो सकती, लेकिन मल्टीपल लेन के लिए 3.5 मीटर पर लेन लिया जा सकता है, यदि दो से ज्यादा लेना है तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज जान लीजिएगा, दूसरा चीज आपका होता है यहाँ पे पटरा या बर्म यानी स्कंद। क्या होता है? स्कंद का मतलब होता है जो किनारे किनारे थे। सड़क के पक्के भाग को उखड़ने से बचाने के लिए इसके समांतर दोनों किनारों पर मिट्टी के पटरे बनाए जाते हैं, जिन्हें स्कंद कहते हैं। इनको ये 1/40 की बाहर की तरफ स्लोप दी जाती है। मतलब जो बर्म होते हैं यहाँ पे ना, ये बर्म जो बना था यहाँ पे, इसको यहाँ पर बाहर की तरफ ऐसे स्लोप दी गई है। सड़क पर भी स्लोप होती है जिसको कैम्बर बोलते हैं, अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। सड़क पर स्लोप को कैम्बर बोलते हैं और बर्म पर 1/40 की स्लोप होती है। इस स्लोप की वजह से पानी सड़कों से नालियों में चला जाता है। यदि सड़कों पर पानी रुक जाएगा ना तो अंदर की मिट्टी में जाके उसको फुला देगा और वो खराब कर देगा रोड को, ठीक है। तो ये था किसके बारे में? आपका बर्म के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या? नालियां। तीसरा निर्माण स्तर, फॉर्मेशन लेवल। कुछ विशेष लंबाई जैसे टीलों आदि को छोड़कर सड़क आधार सामान्यतः भूमि तल से कुछ ऊपर रखा जाता है ताकि वर्षा का पानी इसके ऊपर एकत्रित होना। इसके लिए मिट्टी की भराई की जाती है। इस आधार को सड़क का निर्माण स्तर कहते हैं। निर्माण स्तर में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो आपका कैरिज वे मतलब पेमेंट होता है और प्लस बर्म दोनों साइड के, ये होते हैं निर्माण स्तर पे। नालियां क्या होती है? भारत जैसे गर्म देश में सड़क के दोनों ओर 7 कच्ची नालियां खोदी जाती है। फिर छायादार पेड़ होते हैं, ये सड़कों के एक आवश्यक अंग हो गए। तो छायादार पेड़ ना सड़कों के अंग क्यों हो गए? एक तो लोगों को ये थोड़ा सा राहत देते हैं, सड़क पर चलते समय को रुक के आराम कर ले छायादार पेड़ में। उसके साथ साथ इनका जो मुख्य काम होता है ना कि ये पर इन्वायरमेंट को सही रखते हैं। आपको छाया तो देंगे ही, साथ साथ अगल बगल के इन्वायरमेंट को सही रखते हैं। और सड़क के किनारे की जगह चूंकि खाली होती है और उस पर कोई घर वर तो बनवा नहीं सकता क्योंकि वो सड़क की जमीन होती है, तो उस पर पेड़ लगाना सबसे उचित आइडिया, ठीक है ना, इस वजह से। प्लस कई बार डिवाइडर पर लगे हुए पेड़ लाइट को ब्लॉक भी करते हैं ताकि हम लोगों के यहाँ, जैसे हम लोग उधर से आ रहे हैं, उधर से कुछ और गाड़ियां आ रही हैं तो उनका चमक पड़ता है, तो बीच में ना जो डिवाइडर होता है उस पर भी पेड़ लगाए जाते हैं ताकि उधर की लाइट इधर हमारी आंख पे ना पड़े, एक्सीडेंट से बचे। दूरी तथा सीमा पत्थर, डिस्टेंट स्टोन एंड बाउंड्री पिलर्स। तो बाउंड्री पिलर तो रोड के, देखिए यात्रा में स्थान की दूरी का ध्यान, इसके लिए सड़क पर प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर किलोमीटर के बड़े पत्थर तथा प्रत्येक 200 मीटर पर फरलांगी पत्थर लगाए जाते हैं जिन पर निकटवर्ती मुख्य नगर से सड़क स्थल की दूरी अंकित रहती है। यह दूरी पत्थर बर्म के बाहरी किनारे के साथ सटे हुए लगाए जाते हैं। ये इसके बारे में, बर्म के बारे में, दूरी पत्थर के बारे में बात होगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित, मतलब आईआरसी, भारतीय कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा निर्धारित भारतीय सड़कों के वर्गीकरण या श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे बताइए। आपको आईआरसी के अनुसार रोड का क्लासिफिकेशन देखना है। देखिए
आईआरसी ने रोड का जब क्लासिफिकेशन किया तो नागपुर प्लान के अंतर्गत सबसे पहले नागपुर प्लान जब बनाया गया तो उसके अंदर सड़कों को बांटा गया 5 वर्गों में या 5 श्रेणियों में। महत्वपूर्ण तथा 12 मासी सड़कों को महामार्ग के नाम से जाना जाता है। ऐसी सड़कें जो 12 मास चालू रहे उन्हीं को हम लोग हाईवे कहते हैं। और महत्वपूर्ण पहला 5 तरह की रोड आईआरसी ने बनाई। सबसे पहले उन्होंने बनाया नेशनल हाईवे। दूसरा उन्होंने क्या बनाया मैं दिखा दूं आपको। दूसरा उन्होंने बनाया स्टेट हाईवे, फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, यानी राज्य महामार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि विभिन्न, देखिए राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे, यानी ये ना नेशनल का मतलब होता है ये एक ही देश की अलग अलग जो बड़े बड़े राजधानियां हैं, देश में कई राजधानियां होती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए विभिन्न राज्यों की राजधानियों, मुख्य शहरों और बंदरगाहों तथा सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाली सड़क राष्ट्रीय महामार्ग की श्रेणी में रखा है, जिन्हें पहचानने में आसानी हो इसलिए सभी राष्ट्रीय महामार्गों को क्रम संख्या दी गई है। जैसे दिल्ली से अमृतसर भारत पाकिस्तान सीमा NH1 लंबाई 490 किलोमीटर। तो जब भी कोई नेशनल हाईवे बनता है तो वो दो अलग अलग, जैसे नेशनल मतलब हमारा पूरा देश, नेशन के अंदर स्टेट, तो अलग अलग स्टेट है उनके कैपिटल्स हैं उनको कनेक्ट करेगा। जैसे दिल्ली एक कैपिटल है भारत का, उसको कोलकाता से कनेक्ट कर दिया, तो कोलकाता में जो मेन मतलब उसका जो कैपिटल है उससे कनेक्ट कर दिया। तो जितने जितने ऐसे जगह हैं तो उनको कनेक्ट करता जाएगा बड़े बड़े राजधानियों को आपस में, देश की राजधानियों को। जबकि अच्छा ये सब कई सारी नेशनल हाईवेज हैं। इसी तरीके से इनकी देखिए आगे राज्य महामार्ग में क्या होता है, एक चीज जान लीजिएगा कि जो नेशनल हाईवे होते हैं ना उनका निर्माण कौन कराता है, CPWD करता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा इसका किया जाता है। ये सड़कें 2 या अधिक लेन की होती हैं और सतह बिटुमिन या कंक्रीट की बनाई जाती है। जबकि स्टेट हाईवे में राज्य के जिला मुख्यालय मतलब एक ही स्टेट के, वो तो अलग अलग स्टेट को कनेक्ट कर रहा था, ये एक ही स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर उन्हीं स्टेट के अगल बगल के जो राज्य हैं, अगल बगल के जो स्टेट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है तथा मुख्य नगरों से जोड़ने वाली सड़क राज्य महामार्ग कहलाती है। राज्य की सड़कें जो राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़ी हैं उन्हें भी राज्य महामार्गों के अंतर्गत रखा गया। तो ये सब कुछ लखनऊ कानपुर राज्य महामार्ग है, मुरादाबाद हरिद्वार, ये सब राज्यों के महामार्गों के नाम दिए। ये सड़कें भी सामान्यतः 2 लेन चौड़ी रखी जाती हैं। इनकी सतह बिटुमिन या कंक्रीट की होती है। राज्य महामार्गों का निर्माण तथा अनुरक्षण उससे संबंधित राज्य के PWD, राज्य का जो काम होता है वो PWD देखता है, जबकि सेंट्रल का काम जो होता है वो CPWD देखता है। ठीक है, तो कुछ राज्यों महामार्गों पर यातायात राष्ट्रीय महामार्गों से अधिक हो सकता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि नेशनल हाईवे पे भीड़ ज्यादा होगी और स्टेट हाईवे पे कम होगी। ऐसा होता है कभी कभी इन पे भी ज्यादा हो जाता है, परंतु इस कारण इनकी श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि किसी स्टेट हाईवे पे ज्यादा लोग रह रहे हैं तो वो नेशनल हाईवे कहा जाए, ऐसा नहीं होगा। अब जिला के अंदर जो सड़कें रहती हैं वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर के शहरों को जोड़ेंगी। देखिए यहाँ पे विभिन्न तहसीलों, मुख्य नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से अथवा आपस में जोड़ने वाली सड़कों को मुख्य जिला सड़कें कहते हैं। यह सड़कें मुख्य शहरों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें हैं जो मुख्य जिला सड़कों के अतिरिक्त है। यह एक लेन वाली बिटुमिन अथवा ग्रेवल की होती हैं। मतलब ये एक ही जिले की 2 मुख्य, जैसे एक बड़ा जिला है उसके अंदर मुख्य, तो मतलब जिले के अंदर निपटने वाली बड़ी सड़कें हैं और जिले के अंदर ही निपटने वाली छोटी सड़कें भी होती हैं। जिले के छोटे शहरों, जिले के बड़े शहरों, जिले के छोटे शहरों यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेशनल मतलब नेशन के अंदर, स्टेट मतलब स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे शहरों को जोड़ेगा तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। और ऐसी सड़कें जो गांव से निकलती हैं और गांव में ही जाके खत्म हो जाती हैं उनको कहते हैं हम लोग ग्रामीण सड़कें यानी विलेज रोड। यह सड़कें एक ग्राम को दूसरे ग्राम से, यानी एक गांव से निकला दूसरे गांव तक जा रहा है, छोटी सड़क है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या। अब ये क्या करती हैं, अथवा गांव को नगरों से, रेलवे स्टेशन मतलब गांव से निकल करके ज्यादा से ज्यादा जाके रोड में मिला देगी, इतना ही इसका है। गांव से निकल करके ज्यादा से ज्यादा जाके रोड में इनको मिला देगी। अनुरक्षण पंचायतों अथवा जिला परिषद द्वारा किया जाता है। ये सब क्या करते हैं, पंचायत इनको बनवाती है। पंचायत मूवी देखे होंगे, उसमें जो भूषण था, भूषण क्या किया था, भूषण ने क्या किया, कहा कि हमको सड़क बनवा के दीजिए, हमारे गाड़ी का साकर खराब हो जा रहा है, सोच रहे थे बीवी के वजन से खराब हो रहा है, लेकिन जो है
तो ये ग्रामीण सड़कें हैं जो ग्राम प्रधान और पंचायत के जिम्मे होती हैं, ठीक है। तो वेब सीरीज यदि आपने देखी होगी, अच्छी वेब सीरीज है, सब लोग देखिएगा, ठीक है। ये साधारणतः कंकर स्तरीकृत ये सब खड़ंजे वगैरह की बना, इन्हें फंड न उपलब्ध होने पर डामर का बनाया जाता है, मतलब कम पैसे में बनाया जा सकता है, तो उन पर हैवी लोड नहीं जाता, ठीक है। तो ये था आपका किसमें, इंट्रोडक्शन में। और इंट्रोडक्शन में एक चीज आती है, रोड और सड़क और रेलवे की तुलना। सड़क और रेलवे की तुलना में सड़क एवं रेल मार्गों की तुलना एवं उपलब्धता उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए कीजिए। सड़क एवं रेल मार्ग की तुलना, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। देखिए वैसे तो आप इसको जानते हैं, जो जो सड़क में यात्रा किया है, रेल में यात्रा किया है, वो अंतर आप अपने आप लिख सकते हैं कि आपने सड़क में क्या अलग देखा, रोड में क्या अलग देखा, सॉरी रेलवे में। तो एक बार हल्का सा हम लोग इस पर देख लेते हैं, नजर दौड़ा लेते हैं। सड़कें सभी ऊंचे नीचे स्थानों पर ले जाई जा सकती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां रेल मार्ग नहीं डाला जा सकता, सड़कें बनाना सरल तथा संभव होता है, सही है। अधिक ऊंचे नीचे स्थानों में रेलवे का निर्माण कठिन पड़ता है, इसलिए सभी स्थानों पर विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में इनका बिछाना संभव नहीं है। अगला कह रहा है निर्माण व्यय। सड़क के निर्माण पर व्यय कम आता है, रेलवे बनाने में खर्चा बहुत ज्यादा अधिक आता है, बहुत अधिक खर्चा आता है। कम बार थोड़ी दूर ले जाने के लिए उत्तम रहता है, मतलब सड़क से आप छोटा मोटा वेट लेके कुछ दूर तक जा सकते हैं, लेकिन रेलवे सबसे ज्यादा यूज होता है माल ढोने के लिए। सवारियों से ज्यादा रेलवे का काम माल ढोना, बहुत भारी भारी लोड को लेकर आसानी से दूर दूर तक जा सकता है। अधिक भार लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम है। सड़कों पर बाधाएं अधिक होती हैं और विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं, अतः अधिक चाल प्राप्त करना, मतलब इसमें स्पीड उतनी नहीं मिल पाती है रोड पे। रेल पटरी पर स्थानीय बाधाएं नहीं होती, अतः अधिक गति पर रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं। ढाल, तिरछी ढालें अपनाई जा सकती हैं। सड़क पे कैसा हूं ढाल लिया जाता है, जिससे सड़क की लंबाई काफी कम घट जाती है, लेकिन रेल पटरी को ढाल देनी पड़ती, क्योंकि रेलगाड़ियों पे भार बहुत अधिक होता है, तो उनको कहीं भी उल्टा सीधा रेल पटरी को नहीं चढ़ा देंगे, रोड को चढ़ा सकते हैं, रेल पटरी को नहीं। साधन, सवारी तथा माल सीधे गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। रेलवे से कभी भी आप किसी घर पे सामान थोड़ी पहुंचा सकते हैं, आप उसको स्टेशन तक छोड़ेंगे, उसके बाद आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन रोड क्या करता है, सीधे गंतव्य, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जा सकता है। एक गेज से दूसरी गेज की लाइन पर सामान स्थानांतरित करने में समय खर्च होता है तथा कठिनाई आती है। गेज का मतलब होता है कि पटरी कई बार चौड़ी वाली होती है, ब्रॉड गेज, और कई बार नैरो गेज। अभी आगे रेलवे जब पढ़ेंगे आप, तब आप जानेंगे कि ब्रॉड गेज पटरी चौड़ी होती है, नैरो गेज से तो फिर बदलना पड़ता है वहां ट्रेन को, ठीक है। घर्षण, रबर के टायरों का सड़क के सतह से घर्षण अधिक होता है, इसलिए वाहनों की गति सीमित होती है, जबकि इसमें स्टील का सब लगा रहता है। घर्षण प्रतिरोध सड़कों की तुलना में केवल 1/5 से 1/6 ही होता है, अतः रेलगाड़ियां अधिक तेज गति से चलती हैं। समय बंधन, सड़क पर वाहनों को चलाने के लिए कोई समय बंधन नहीं है, किसी भी समय किसी भी दिशा में प्रस्थान किया जा सकता है। कुछ लोग इसको सीरियसली ले लिए, वो कहीं भी चलते समय किसी भी दिशा में घूम जाते हैं, किसी भी समय घूम जाते हैं। इसका ये वो अर्थ नहीं है कि किसी समय किसी भी दिशा में घूम जाने का अर्थ, लड़कियां विशेष तरह से ध्यान दें इस पर, इसका वो मतलब नहीं है जो ये लिखा गया है, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि आप चाहें तो सोच समझ के इंडिकेटर दे करके घुमाना होता है, ये नहीं कि लेफ्ट वाला इंडिकेटर देकर राइट मोड़ दिए, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो सड़क, हाँ रेलगाड़ियां, रेल मार्ग पर समय बंधन है, रेलगाड़ियां अपनी पूर्व निर्धारित दिशा में ही चलती हैं। रेलगाड़ियां के साथ ये बात है, ये सब पढ़ लीजिएगा, रीडिंग लगा लीजिएगा, आसान है, एक बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप देख लें कि क्या ये सब हमारा तैयार है कि नहीं। अगर तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार सुन लीजिए वीडियो को, अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर आपका आ गया, जिसका नाम है सड़क ज्यामिति यानी रोड ज्योमेट्री। इसमें सड़क के जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना, उनके मानक देखेंगे हम लोग, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उन पर भी देखेंगे। सबसे पहली चीज हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि राइट ऑफ वे से आप क्या समझते हैं, राइट ऑफ वे से आप क्या समझते हैं, भूमि की चौड़ाई किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए ये तो किन बातों पर निर्भर करती है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हटाइए आप। वो अब यहाँ देखिएगा, मार्ग अधिकार है, राइट ऑफ वे। सड़क के निर्माण के लिए स्थायी रूप से अधिग्रहित, अधिग्रहित का मतलब होता है एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण, यानी सरकार आपसे जमीन अगल बगल का ले लिया कि इसमें भविष्य में सड़क बन सकता है। कई लोग क्या होता है कि सड़क बन गई, सरकार अपना जमीन लिया है कि भविष्य में बनवाएंगे, और लोग धीरे धीरे चढ़ चढ़ के उसी पे घर बनवा लिए, बाद में सरकार आएगा सब गिरवा देगा। बात समझ आ रहा ना, उसको अतिक्रमण बोलते हैं। तो अधिग्रहित भूमि की चौड़ाई स्थायी भूमि परमानेंट लैंड विड्थ कहलाती है। सड़क निर्माण के समय कुछ अतिरिक्त भूमि चौड़ाई के लिए अस्थायी रूप से अधिग्रहण की गई भूमि की आवश्यकता पड़ती है, उस समय अधिग्रहित की गई भूमि की चौड़ाई अस्थायी भूमि की चौड़ाई कहलाती है।
राइट ऑफ वे इसमें स्पष्ट नहीं बोला है। सड़क की कुल चौड़ाई जो सड़क के भविष्य के विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई है उसको राइट ऑफ वे या मार्गाधिकार कहते हैं। बात समझ रहे हैं, यही बात बस इसमें लिखनी है आपको, बाकी कुछ है नहीं। ये डायग्राम आपका दिखाया गया है, भराव कटाव में सड़क का डायग्राम कई बार पूछ देता है तो वो दिखा दिया गया आपको। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से सड़क की सीमा है और यहाँ पे आपका क्या है, पूरा ये पूरा राइट ऑफ वे है, मतलब जितना छोड़ा गया है ये कटाव के लिए है, यहाँ पे ये भराव के लिए है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या राइट ऑफ वे। बात समझ रहे ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैम्बर से आप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैम्बर से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य क्या है। कैम्बर मतलब क्या होता है, सड़क ऐसे होती है, यहाँ पे गाड़ियां वाड़ियां चल रही होती हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे गाड़ियां चल रही होती हैं, आगे चल रही हैं, ये सड़क का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे नाली वगैरह सड़क पे ऐसे रहेगी, तो पानी जब बरसे तो सड़क के किनारे निकल के नाली में चला जाए, इसलिए ये जो ढाल दी जाती है ना उसी को कैम्बर कहते हैं। एक चीज जान लीजिए, सड़क का सबसे ऊंचाई वाला बिंदु जो है ना उसको हम लोग क्राउन कहते हैं, सबसे ऊंचा उठा बिंदु जो होता है इसको क्राउन कहते हैं। और क्राउन से अंदर की तरफ जो ढाल होती है ना ऐसे अंदर की तरफ, उस ढाल को हम लोग कैम्बर कहते हैं। अब कैम्बर ज्यादा कब देना पड़ता है, जब जब पानी ज्यादा बरस रहा हो, वर्षा वाले क्षेत्र हो तो कैम्बर ज्यादा दीजिए, प्लेन क्षेत्र में कम दीजिए, ऐसे कैम्बर देखेंगे अभी हम लोग। कैम्बर क्या है, ये कई बार पूछा गया, 2011, 15, 16 तीनों साल पूछा गया। पक्की सड़कों का मध्य भाग, पक्की सड़कों का मध्य भाग किनारों की तुलना में कुछ ऊंचा रखा जाता है, अर्थात सड़क सतह को मध्य से किनारों की ओर ढाल यानी क्रॉस स्लोप दी जाती है। इसे सड़क का उभार, मध्य उठान, पार्श्व ढाल या कैम्बर सब एक ही नाम है। मध्य उठान कह सकते हैं, इसकी पार्श्व ढाल कह सकते हैं, या फिर कैम्बर कह सकते हैं। कैम्बर के क्या उद्देश्य होते हैं, पहला उद्देश्य वर्षा जल को सड़क सतह से दूर ताकि सड़क सूखी रहे, उस पर फिसलन ना हो, सही बात है। सड़क के आधा स्तर यानी नीचे जो मिट्टी है उसको आधा स्तर, सब ग्रेड बोलते हैं इसको, सब ग्रेड में पानी का प्रवेश रोकने के लिए वर्षा जल जब अधिक समय तक सड़क सतह पर एकत्र रहता है तो सड़क के भीतर घुसकर इसे क्षति पहुंचाता है। ये बात मैं पहले भी बताया हूं। विपरीत दिशाओं से आते जाते वाहनों को अलग अलग रखने के लिए, क्योंकि मान लीजिए ऐसे कैम्बर है ना, तो इधर से जो गाड़ी जा रही है वो इधर जाएगी और उधर से आने वाली जो रहेगी वो इधर आएगी, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा अलगाव बना रहता है आने जाने वालों का। ये इधर जा रही है, ये आगे आ रही है, तो ये इस टाइप से आते जाए, इन्हें बार बार पार नहीं करते हैं, बार बार इसको, ये इधर नहीं जाएगा, कभी कभी जाते हैं ओवरटेक करने के लिए, आप रोड से अपने लेन को छोड़ के आगे निकल जाते हैं, ऐसा हो सकता है, बट बार बार नहीं होता है, तो थोड़ा एक्सीडेंट का चांस भी कम रहता है। फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कारक, पहला कैम्बर पर्याप्त होना चाहिए, इसका मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, सड़क सतह की जलवैधता। जलवैधता का मतलब सड़क के अंदर पानी जा रहा है कि नहीं, यदि पानी ज्यादा घुसने का चांस है, सड़क ऐसे पदार्थ का बना है जिस पर पानी गिरेगा और तुरंत अंदर चला जाएगा, तो कैम्बर ज्यादा रखिए ताकि अंदर घुसने से पहले सड़क के निकल जाए। यानी सड़क सतह जितनी अपारगम यानी इम्परमेबल होगी, कैम्बर का मान उतना ही कम रखा जाएगा। लेकिन पारगम्य सड़कों में जैसे जलबद्ध मैकेडम सड़क, वाटरबाउंड मैकेडम में और कच्ची सड़कों के लिए कैम्बर का मान ज्यादा रखा जाता है। क्यों ज्यादा रखा जाता है, रीजन समझ रहे हैं, वहां रुक जाएगा। अधिक रखा जाता है ताकि पानी शीघ्रता से बह जाए, ताकि ये सड़कें पानी जल्दी सोख लेती हैं और खराब हो जाती हैं, क्योंकि ये सड़कें पानी सोखती जल्दी हैं, तो निकालो जल्दी, तो कैम्बर बढ़ा दो। ये सब तरीके हैं ये जानने की कैम्बर ज्यादा रखें कि कम। अगला और सा, वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा यदि ज्यादा हो रही है तो कैम्बर ज्यादा रखना पड़ेगा, यदि वर्षा की मात्रा कम है तो कैम्बर कम रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। देखिए यहाँ पे वर्षा वाले क्षेत्रों में कैम्बर का मान कम, कम वर्षा में, अधिक वर्षा में इसका मान अधिक रखा जाता है। 1/50 कैम्बर के मान का तात्पर्य क्या है, 1/50 का मतलब हुआ कि 50 मीटर ऐसे रोड जाएगी तो 1 मीटर क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। 50 मीटर आधी सड़क चौड़ाई, मतलब ये सड़क की पूरी चौड़ाई मान लो 100 मीटर है, ठीक है, तो 50 मीटर आगे जाने पर 1 मीटर डाउन होगी, मतलब यहां से देखिए इसकी तुलना में ये 1 मीटर क्या हुआ है, डाउन हो गया है। यानी 50 में 1 का मतलब हुआ ये आधी चौड़ाई 50 से 1 डाउन हुआ है। यदि सड़क 100 मीटर नहीं चौड़ा, मान लो 85 है ये, तो फिर 25 में आधा मीटर डाउन होगा। 25 ही यदि इधर मिल रहा है तो फिर आधा ही मीटर डाउन होगा। समझ में, कैम्बर का मान आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम रखा जाना चाहिए। अधिक कैम्बर होने पर ड्राइवर वाहन को सड़कों के मध्य भाग में ही रखने का प्रयास करते हैं, जिससे मध्य भाग की घिसावट अधिक होती तथा दुर्घटनाओं की संभावना। अब एकदम मतलब स्लोप मत बना दीजिए कि गाड़ी लेके पलट जाए, बार बार ड्राइवर को दिक्कत होती है चलाने में, फिर वो एक्सीडेंट की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है।
आगे बात करते हैं प्रवणता या ढाल से आप क्या समझते हैं। सड़क में जब भी आप चढ़ते उतरते हैं तो ढालें जरूर आती हैं। प्रवणता या ढाल, प्रवणता या ढाल से आप क्या समझते हैं, ढाल के प्रकार का संक्षिप्त मान सहित वर्णन करिए। ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, सड़क पर चढ़ते उतरते समय, ये क्रॉस नहीं है लंबाई में, आप ऐसे चल रहे हैं, अब आपकी गाड़ी इधर भाग रही है, तो सड़क पर चढ़ना या उतरते समय जो ढाल होती है उसी को ग्रेडियंट या प्रवणता कहते हैं। ठीक है, सड़क की लंबाई की दिशा में उतार या चढ़ाव को प्रवणता या ढाल कहते हैं। यदि 50 मीटर लंबी सड़क के सिरों के तल में 1 मीटर का अंतर है तो सड़क की प्रवणता 1:50 होगी। ढाल को प्रतिशतता में भी व्यक्त किया जाता है, जैसे अगर 1:50 की ढाल है तो इसको कहेंगे हम लोग कितना, 2% की ढाल है, 2% ढाल है, तो ढाल को परसेंटेज में भी दिखाया जा सकता है। अब ढाल के टाइप कितने होते हैं, ढाल के टाइप होते हैं, देखिए किसी सड़क पर ढाल जो होती है ना, सड़क पर चढ़ाव उतार, वो एक होती है मिनिमम, एक होती है रूलिंग, एक होता है सीमांत, एक होता है विलक्षण, एक होता है औसत, एक होता है चल। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी मैं बात बता दूं, शायद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का मिले ना आपको, हाँ नहीं दिया गया, तो मैं आपको हल्का हल्का बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए जरा क्या होता है। ठीक है, न्यूनतम ढाल यानी न्यूनतम जो दूरी होती है, मिनिमम ग्रेडियंट जो होता है, देखिए एक सड़क जब ऐसे आगे बढ़ती है ना तो उसके बगल में नाली भी होती है। ठीक है, यदि मैं सड़क को बिल्कुल समतल में ले जाऊं, बिल्कुल सीधा ले जाऊं, तो नाली भी सीधा बिल्कुल रहेगी, बगल में ही तो नाली है, नाली की ढाल सड़क के अनुरूप बनती है, तो नाली क्या होगी, नाली में पानी बहेगा ही नहीं, यानी सड़क में कम से कम ढाल जो होती है ना वो रखनी ही पड़ेगी ताकि नालियों में पानी का प्रवाह बना रहे। न्यूनतम ढाल सड़क पर इसलिए दी जाती है ताकि नालियों में पानी का प्रवाह बना रहे। यह ढाल 1:50 से लेकर के कहां तक हो सकती है, 1:500 तक हो सकती है। कौन सी ढाल, मिनिमम, कम से कम ये ढाल आपको देनी पड़ेगी। यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि 1:20 की ढाल ज्यादा है और 1:30 की ढाल कम है। कैसे, अगर हम लोग 30 मीटर आगे चले और 1 मीटर अप हुए तो ये हुआ 30 में, और यदि ये 30 है तो 20 तो कहीं यहीं पर होगा, और 20 मीटर से यदि हम लोग चलें और ऐसे जाएं तो देखिए ये थीटा ज्यादा है, ये थीटा कम है। जितना दूरी बढ़ाते जाएंगे उतना ही थीटा का मान क्या होता जाएगा, ऐसे और कम होता जाएगा, और जितना पास आएंगे उतना थीटा का मान बढ़ता जाएगा। यानी क्लियर कट बात बता दूं कि 1:20 की ढाल ज्यादा होगी और 1:100 की ढाल क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर ये चीज जान लीजिएगा कि ढाल ये बहुत कम है, 1:250 से 1:500 का। नियंत्रक ढाल, नियंत्रक ढाल वह ढाल होती है, रूलिंग ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं, जिस पर गाड़ी के इंजन को बिना अतिरिक्त दाब लगाए आराम से वो चल पाए, इसको डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। गाड़ी के इंजन पर बिना अतिरिक्त प्रेशर डाले यदि गाड़ी चल रही है तो यह ढाल को हम लोग नियंत्रक ढाल कहते हैं। इससे ये नियंत्रक मतलब होता है ये नॉर्मल है, इतना तक आराम से गाड़ी चल सकती है। यह ढाल मैदानी सड़कों में 1:30 और पहाड़ी सड़कों में 1:20 तक ली जाती है। ठीक है, सीमांत ढाल या अधिकतम ढाल, अधिकतम ढाल, अधिकतम ढाल वो होती है जो गाड़ी के इंजन पर अब दबाव देना शुरू कर देता है, गाड़ी के इंजन पर दबाव देना शुरू कर देगा, ये होती है मैदानी सड़कों में 1:20 और पहाड़ी सड़कों में 1:15 का होता है। बात समझ में आ रही ना, ये सीमांत है, इससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी एक आ जाता है विलक्षण ढाल, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। मैं बता दूं ये ऐसी ढाल है जो सड़क में कहीं कहीं पूरी लंबाई में नहीं दिया जा सकता है, कहीं कहीं 1 किलोमीटर में 100 मीटर तक। जैसे आपको होता क्या है, आपको मान लीजिए गाड़ी ऐसे किसी खड़ी चीज पे चढ़ानी है तो थोड़ा दूर तक ऐसे चढ़ा लेंगे, पहाड़ी पर चढ़ाइए, एकदम सीधा पहाड़ी है, गाड़ी चढ़ाइए, थोड़ा दूर तक चढ़ जाएंगे लेकिन उसके बाद फिर उलट के चले जाएंगे। तो इसी तरह से एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो होता है, विलक्षण ढाल जो होती है, वो 1 किलोमीटर लंबाई में केवल 100 मीटर दिया जा सकता है, फिर आगे 100 मीटर अगली लंबाई में दिया जाएगा। इसका मान पहाड़ी सड़कों में 1:15 से और मैदानी सड़कों में 1:15 और पहाड़ी सड़कों में 1:12 तक हो सकता है। बात समझ रहे हैं। इसके बाद आता है औसत ढाल यानी एवरेज ग्रेडियंट। यदि किसी सड़क पर कभी ढाल ऐसे है, फिर ढाल ऐसे सीधी हो गई, फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई, फिर कम हो गई, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग ढाल है सड़क पे। इस वजह से इस पर औसत ढाल कितनी है उसको जब निकाला जाता है तो कुल ढाल डिवाइडेड बाई कितनी ढालें हैं सबसे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो औसत ढाल बोलते हैं
किसी सड़क पर सभी ढालों के औसत को औसत ढाल बोलते हैं। जबकि चल या प्लव ढाल फ्लोटिंग ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? किसी उतरती ढाल पर यदि इंजन बंद कर दिया, जैसे आप नहीं कभी कभी ढाल से उतरते हैं तो गाड़ी का बंद कर देते हैं क्या, चाबी, और गाड़ी चलती रहती है। तो उतरती ढाल जिस पर इंजन बंद करने के बाद भी गाड़ी समान गति से चल रही हो, गाड़ी की गति में कोई कमी ना आए, उस ढाल को हम लोग फ्लोटिंग ग्रेडियंट कहते हैं। इस पर गाड़ी के इंजन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। तो ये जितने टाइप के ग्रेडियंट थे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बात समझ में आ रही ना? पूरे ग्रेडियंट हमने पूरे यहाँ पर क्या कर लिए, एक्सप्लेन कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, दृष्टि दूरी क्या है, यानी साइड डिस्टेंस क्या है, इसके प्रकार बताइए। साइड डिस्टेंस यानी दृष्टि दूरी क्या है? सिंपल बात कहें, दृष्टि दूरी यानी साइड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं जरा सा। आप यहां पर चल रहे हैं, यहां आपकी गाड़ी है, ठीक है ना, आप यहां से बढ़ रहे हैं, आगे कोई बाधा आपको दिखी, और बाधा मतलब सड़क से, यहां मान लीजिए आपकी गाड़ी है और ये सड़क है, मैं गाड़ी को और बड़ा कर दूं, बाधा मतलब कम से कम सड़क से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठा हो, सड़क से 15 सेंटीमीटर उठा हो, और ड्राइवर की जो हाइट मानी जाती है गाड़ी में वो 1.2 मीटर मानी जाती है, ठीक है ना, ड्राइवर की हाइट 1.2 मीटर मानी जाती है। जब ये बाधा को देखे तो गाड़ी रोक सके बाधा पर पहुंचने से पहले। देखिए गाड़ी हम लोग जब चलाते हैं तो हमको तुरंत रोकना, जैसे हमारे आगे वाला अगर झटके से ब्रेक मारा, हमको पता नहीं है कि ब्रेक लगाना है, तो हम ब्रेक मारते मारते लड़ा देंगे गाड़ी। रीजन ये होता है कि इसके पीछे का, देखिए जेई में मैं पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा, इसमें पीफ थ्योरी लगती है। पीफ थ्योरी का मतलब होता है परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉरी वॉल्यूशन एंड इमोशन। तो ये पीफ का जो थ्योरी होता है, पीफ का इसका मतलब होता है परसेप्शन, इंटेलेक्शन, या इसका इमोशन और वॉल्यूशन। ये चार टाइप का चीज इसमें सम्मिलित होता है। किसी को देख, अब इस पर जाने दीजिए, डिस्कस करूंगा लंबा हो जाएगा, फालतू हो जाएगी बात। तो एक चीज जान लीजिए, किसी भी चीज को, बाधा को देखकर हम जब सोचते हैं कि ब्रेक लगाना है और लगाते लग के गाड़ी रुकने में कुछ दूरी हम चले जाते हैं, उस दूरी को बोलते हैं एसएसटी, यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर साइट डिस्टेंस की, केवल साइट डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस असल में कई टाइप की होती है। तो साइट डिस्टेंस असल में किसी, देखिए दर्श दूरी, सड़क की वह सीधी दूरी है जहां तक वाहन चालक अपनी स्थिति से आगे के मार्ग को साफ साफ देख सके। इतनी दूरी हम सड़क पर देख रहे हैं, ठीक है, हम कितनी दूरी तक साफ साफ सीधा देख पा रहे हैं। उसके बाद या तो सड़क मुड़ जा रही है, या तो बहुत आगे जाके सड़क घूम गई है, पृथ्वी घुमा हुआ है तो उस हिसाब से, ठीक है ना। तो मार्ग को साफ साफ देखें और सामने सड़क पर स्थित किसी बाधा या खतरे को पहचान कर अपने वाहन को रोक सकें अथवा उसकी चाल पर नियंत्रण कर सकें, उसको बोलते हैं हम लोग दर्श दूरी। वह न्यूनतम दूरी जिससे हम लोग बाधा को देख करके गाड़ी को नियंत्रण में ला सके, उसको बोलते हैं दर्श दूरी। अब देखिए मान लीजिए ये गाड़ी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, भवन बना हुआ है, ठीक है ना। अगर यही बिल्डिंग यहाँ तक बना होता तो अब मान लीजिए ये यहाँ पहुंचेगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा, बिल्डिंग यहाँ तक, ये दोनों, सपोज ये बिल्डिंग यहाँ तक होती, ठीक है, यहाँ तक होती, अब भाई यहाँ पहुंच गया, यहाँ अब तो लड़ जाएगा, अब रुक नहीं पाएगा। तो इसलिए दर्श दूरी बनी रहनी चाहिए। ये है पार्श्वदर्श दूरी, यानी लेटरल साइड डिस्टेंस। पार्श्वदर्श दूरी का मतलब लेटरल साइड डिस्टेंस है। साइड डिस्टेंस भी देखिए, ये दर्श दूरी है, यहां से ये यहां देख रहा है, जान गया कि चौराहे पे पहुंचने वाले हैं, गाड़ी को स्लो कर लेगा, तो इस दूरी को दर्श दूरी बोलते हैं। लेकिन हाई वाली दूरी को पार्श्वदर्श दूरी बोलते हैं। साइड की चीजों को देख लिया, यहाँ पे बात समझ रहे ना। तो सामने जो दूरी होती है वो दर्श दूरी, लेटरल में दूसरे वाहनों के टकराव से बचने के लिए जो दूरी चाहिए, इस दूरी को बोलते हैं हम लोग पार्श्वदर्श दूरी। कितने टाइप की दर्श दूरियां होती हैं इनके बारे में यदि बात कर लें तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जो दर्श दूरी होती है, एक रोक होती है यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, बाधा को देख करके रोकने तक तय की गई कुल दूरी कही जाती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, बाधा को देख करके। पारक दर्श दूरी, किसी बाधा को देख करके, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। किसी बाधा को देख लिया
हमको रोकना नहीं है गाड़ी यहाँ पे, बल्कि इसको देख लिए यहाँ नहीं जा सकते यार, ऐसे पार कर जाओ, तो पार करें यहाँ, इसके पसवा पहुंच के थोड़ी पार कर पाओगे। कुछ लोग ट्रक के पीछे चलते जाते हैं, जब ट्रक ब्रेक मारता है तो अपना रुक जाते हैं, फिर पीछे वाले आगे निकल जाते हैं। हमारे पीछे, हम ट्रक के पीछे चल रहे थे, हम रुके, हमारे पीछे वाला आगे निकल गया, क्यों? क्योंकि उसको दर्श दूरी मालूम चल गई थी, उसको पारक दर्श दूरी मालूम चल गया था, वो दूर से ही ऐसे मोशन बना के निकल गया, तो उसको उतनी दूर से पता था, यानी उसके पास वो दूरी अवेलेबल थी गाड़ी से, जिससे वो पार कर पाया बाधा को। बात समझ में आ रही ना? तो ये होता है क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। दूसरा होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, प्रतिक्रमण दर्श दूरी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये क्या होता है? एक गाड़ी चल रही है, दूसरी उसके पीछे चल रही है, और उधर से भी कुछ गाड़ी इधर आ रही है, इसको देखें, ये रुकी होती तब तो पार करना आसान होता, ये भी चल रही है, तो इसके चलते चलते हम इतना तेज करके निकालेंगे तो काफी तब तक ये भी आगे जा चुका रहेगा, तो ये यहां से जाके यहां निकलना पड़ेगा, क्योंकि तब तक ये भी यहां से यहां पहुंच जाएगा। अब प्लस इसका भी ध्यान रखना है, तो ये दूरी सबसे ज्यादा होती है, ये भी दर्श दूरी है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, दर्श दूरी कम होती है, रोकना है गाड़ी को। लेटरल वाला भी कम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरटेकिंग काफी दूरी है, और एक पार्स वाला, लेटरल वाला वो जो अभी बताया, पारक वाला वो जो बाधा को देख करके पार करना, ये चलती हुई गाड़ी को पार करना। पार्स मतलब वो जो दो गाड़ियां एक दूसरे से आके संगम पे मिल रही थी, वो होता है पार्श्वदर्श दूरी। और रोक वाला आप समझी गए, रोक मतलब केवल रोकना, पारक मतलब रुकी हुई बाधा को पार करना, प्रतिक्रमण मतलब चलती हुई गाड़ी को पार करना, पार्श्व मतलब चौराहे पर आने वाली दोनों गाड़ियों के बीच में लेटरली कितना वो है दूरी बनी हुई, उसको पार्श्व दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतने टाइप की साइड डिस्टेंस होती है, यानी दर्श दूरियां होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग किसकी? कर्व। कर्व क्या होता है? वक्र अर्थात मोड़ से आप क्या समझते हैं? कहीं भी किसी सड़क पर मोड़ से क्या समझते हैं आप? इसकी क्या आवश्यकता है, इसके प्रकार बताइए। देखिए, वक्र मतलब महामार्गों के संरेखण में दिशा परिवर्तन के लिए दो सीधी दूरियां, एक सीधी दूरी जो है यहाँ थी, एक सीधी दूरी यहाँ थी, इनके बीच में अगर सीधे सीधे अगर लगा देते तो गाड़ियां मोड़ नहीं पाती, तो इनके बीच में क्या दे दिया गया? कर्व दे दिया गया। एक सड़क ऐसे जा रही थी, एक सड़क ऐसे, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या दे दिया गया? कर्व दे दिया। सीधी दूरियों के संधि स्थल पर क्षैतिज वक्र बनाए जाते हैं। सड़क के बीच में ऊर्ध्वाधर तल में अंतर होने पर ऊर्ध्वाधर वक्र, मतलब कई बार आप ऐसे चढ़ रहे थे जमीन पे और आपको अचानक ऊपर चढ़ना पड़ा, तो आप क्या करेंगे? आप एक ऐसे कर्व बनाएंगे ऊपर चढ़ने वाला, गाड़ी आपकी ऊपर चढ़ेगी पुल पे, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वक्र। तो एक क्षैतिज वक्र होता है मुख्य रूप से तल के आधार पर, एक ऊर्ध्वाधर वक्र। महामार्ग में वक्र बनाने की आवश्यकता निम्न में से किसी एक अथवा अधिक कारणों से हो सकती है। मान लीजिए कहीं पर कर्व बनाने की क्या आवश्यकता है? पहला कारण है क्षेत्र की स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब हुआ वहां की आकृति ऐसी है कि जगह जगह पे उतार चढ़ाव है, तब किसी विशेष क्षेत्र को सड़क से सुविधा उपलब्ध कराना। मतलब मान लीजिए आप सड़क से ऐसे जा रहे थे, इस गांव से इस गांव तक सड़क जा रही थी, तीसरा गांव भी आ गया, तो इसको भी कनेक्ट करते चलो, तो सड़क को कर्व दे करके उस गांव से मिला दिया गया। तो किसी विशेष क्षेत्र या कोई हॉस्पिटल वहां बन गया खाली में, कोई बाधा या अवरोध, मान लीजिए इस सड़क से सीधे जा रहे थे, तो देखिए कर्व क्यों बना? क्योंकि ऐसे बनाते तो दो ही गांव कनेक्ट होते, ऐसे तीन हो गए। अब दूसरा एक रास्ता ये भी था, मान लीजिए बीच में कोई नदी आ गई, ऐसे कोई नदी ऐसे गई हुई है इन गांवों के बीच में, ये नदी बह रही है, ठीक है, तो इस नदी को पर पुल बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा ऐसे कनेक्ट कर दो, कोई बाधा आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, उस स्थिति में क्या होता है? हम लोग कर्व देना पड़ता है। इनमें से किसी भी एक रीजन की वजह से आपको कर्व देना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप देखिए कर्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, कर्व के प्रकार में पहला क्लासिफिकेशन तो क्षैतिज वक्र और ऊर्ध्वाधर वक्र किया गया। ठीक है ना? अब ये क्षैतिज वक्र मतलब तल के आधार पर है, और बनावट के आधार पर, ये है तल के आधार पर, बेस्ड ऑन लेवल। एक ही लेवल पर बनाना है तो क्षैतिज, और यदि लेवल में चेंजिंग है, ग्रेडियंट में बदलाव है, तब ऊर्ध्वाधर। ये किसके लिए? सेम ग्रेडियंट, ये है ग्रेडियंट के लिए। क्षैतिज वक्र सड़क की दिशा में परिवर्तन करते हैं, ये मतलब कह सकते हैं कि क्षैतिज वक्र डायरेक्शन चेंज होता है तब, डायरेक्शन चेंज, और ये कब होता है ऊर्ध्वाधर वाला? जब ग्रेडियंट में बदलाव हो, सड़क की ढाल में क्या हो? परिवर्तन हो। ऊर्ध्वाधर वक्र ढाल। सड़कों में निम्न प्रकार के वक्र बनाए जा सकते हैं बनावट के आधार पर। वृत्ताकार हो सकता है कोई, सर्कुलर कर्व, और उस सर्कुलर कर्व के दोनों तरफ निश्चित रूप से ट्रांजिशन कर्व बनाए जाते हैं। मान लीजिए कोई सड़क ऐसे जा रही थी, कोई सड़क ऐसे जा रही थी, इन पर सीधे सर्कल नहीं बनता है, बल्कि पहले
पहले एक ट्रांजिशन ऐसे बनता है, कुछ दूर तक सीधे से कर्व पर ले आते हैं, फिर कर्व बनता है, फिर एक ट्रांजिशन बनता है। तो ट्रांजिशन क्षेत्र जो होता है सड़क का, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ये रोड रेड वाला हिस्सा, सीधी सड़क और मेन कर्व के बीच में जो हिसाब होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन कर्व यानी संक्रमण वक्र। तो ये हर सर्कुलर कर्व के अगल बगल ट्रांजिशन कर्व होते हैं। तो दो टाइप के कर्व होते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब वैसे भी सर्कुलर कर्व को भी बांटा गया है। अब आगे और आता है ज्यामिति में वायुत्थान। इसके बारे में आप बहुत शुरू से फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। जरा देखिए रीडिंग क्या कह रहा है। चलिए अब कैम्बर वाला देख लेते हैं क्या क्या कहानी है इसमें, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जब कोई वाहन तेज गति से, वायुत्थान सॉरी, जब कोई वाहन तेज गति से सड़क के क्षैतिज वक्र पर पार करता है, मैं आपको देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन तो ये आई है, आप कैम्बर को समझ लीजिए। जब भी कर्व ऐसे है कहीं पर, ऐसे कोई भी सड़क पे, सपोज करिए आप यहाँ पे, ये सड़क ऐसे जा रही थी और सड़क ऐसे घूमी यहाँ, ठीक है, यहाँ पे सड़क घूमी और ये प्लान देख रहे हैं आप, प्लान। तो ये बाहर का हिस्सा थोड़ा सा उठा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ियां जब घूमती हैं तो अगर यहाँ पे मैं इसको काट के देखूं ना, काट के यहाँ पर देखूं क्रॉस सेक्शन इसका और यहाँ से देखूं, तो यहाँ वाली सड़क जो इनर वाली होगी, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ए नीचे रहेगा, बी कहाँ चला जाता है? ऊपर। क्यों चला जाता है? इसी उठान को सुपर एलिवेशन या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, आपका वायुत्थान बोलते हैं। क्यों दिया जाता है ये, क्यों दिया जाता है सुपर एलिवेशन गाड़ियों पर? क्योंकि जानते हैं जब कोई भी गाड़ी इस टाइप से आगे की तरफ मूव कर रही होती है डायरेक्शन में, मान लीजिए इधर की तरफ घूम रही है, तो जब ये सर्कल पे घूमती है ना, कर्व पे घूमती है, तो उस पर आउटवर्ड एक फोर्स काम करता है इस डायरेक्शन में, जिसको ये देखिए मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब इस पर इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है इसमें कि आप झटके से समझ लीजिए केवल रिवीजन में कि बाहर की तरफ जो काम करता है उसको बैलेंस करने के लिए गाड़ियों का सेंटर, जो आपका इसका लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रोड हो, इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि गाड़ियों को उठान दे देते हैं। और ताकि ये बाहर की जो इस पर, क्योंकि अगर ये सीधा रहता ना तो क्या होता, गाड़ी पर इधर की तरफ फोर्स लगता, वेट इधर, रिजल्टेंट इधर साइड में, तो गाड़ी लगातार बाहर की तरफ क्या होती, पलट जाती। तो ये समझ लीजिए यहाँ पर कि सुपर एलिवेशन का मेन उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, गाड़ी पर जो लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बैलेंस करना, ठीक है। तो अब केंद्रीय बल यहाँ पे लिखा गया है, गाड़ी जब सड़क क्षैतिज वक्र पार करता है तो उस पर अब केंद्रीय बल वाहन के गुरुत्व केंद्र से क्षैतिज दिशा में बाहर की ओर कार्य करता है। इस बल के कारण वक्र पार करते समय गाड़ी अस्थिर हो जाती है। अस्थिर का मतलब होता है कि अनबैलेंस। दूसरी ओर पहियों तथा सड़क के मध्य उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध, अब ये मुख्य बातें, घर्षण प्रतिरोध क्यों बढ़ता है? क्योंकि गाड़ी के चक्के पर दबाव एक तरफा बढ़ने लगता है, ठीक है। तो घर्षण प्रतिरोध से अधिक हो जाता है तो वाहन सड़क से बाहर की ओर तरफ पलट जाएगा, इसलिए वक्र पर वायुत्थान देना आवश्यक है। वायुत्थान का जनरल फार्मूला मैं डिराइव भी कर सकता हूँ, बस हाईवे में उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है आपको। आप डिराइव कुछ है नहीं डेरिवेशन, बस सिंपल जान लीजिए कि यहाँ पर जो ये फोर्स लगता है इस टाइप से, ये उठान अगर ई हो और सड़क की चौड़ाई यहाँ तक क्या हो, बी हो, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और यहीं पर यदि हम लोग गाड़ी ऐसे इस टाइप से, अगर कोई गाड़ी है और इसका चक्का यहाँ पर, तो इसका केंद्र यहाँ नीचे की तरफ होगा, लेकिन ये काम इसके परपेंडिकुलर करेगा, यहाँ पे भी थीटा होगा। तो असल में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना, वो कितना होता है आपका, W(V²/GR), ये होता है जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, गाड़ी का वेट नीचे काम कर रहा है। तो जब इस एंगल थीटा की वैल्यू लेंगे तो यहां से थीटा निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू, एक तो होगा E/B, दूसरा होगा आपका WV²/GR, ये दोनों होंगे। बात समझ रहे ना। तो ये W को हटाने क्यों पड़ेगा काम हमको, क्योंकि W mg को बैलेंस कर रहा है, तो ये W यहाँ पे रहता नहीं है, इसको हटा दिया हमने, इसको हमने यहाँ से W को जो है वो हटाया। क्यों? अब ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला जानते हैं, mv²/r होता है, जो फॉर्मूला लगता है वो mv²/r होता है। तो ये v²/r एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, ये वेट होता है। तो यहाँ से छोड़िए, बस आप इतना जान लीजिए, यहाँ पर हम लोगों को केवल v²/r मिलेगा और यहीं से E इक्वल टू आ जाता है bv²/r, ठीक है, GR। तो यहाँ से E इक्वल टू bv²/GR आ जाता है। डेरिवेशन करना नहीं है दोस्त, बस इतना ही डेरिवेशन है, लेकिन इसको तुमको समझ में भी नहीं आएगा, समझने की चिंता नहीं मत करो। बस इतना जान लो कि E का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आता है आपका, v²/r
v स्क्वायर बाई 127 आर आता है। कैसे? ये v को बदला गया है, जैसे v इसमें आता है किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति सेकंड में, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में लाएंगे तो 127 आर आ जाएगा। ई वायुत्थान में है, v गति है, किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि आंसर आएगा मीटर में। इसी वजह से 127 का कांस्टेंट आया। आर बराबर है, मेन बैच में इसको डिराइव कराया हूँ। तो ये हुआ वायुत्थान। वायुत्थान क्या होता है समझ गए? जो उठाया जाता है सड़क को ताकि कर्व पर गाड़ियां बिना किसी बाहरी खिंचाव के आराम से घूम सके, इसके लिए ऐसा किया जाता है। क्लियर है बात सभी को? अब बात करते हैं अगला चैप्टर जो आपका आ जाता है, जिसका नाम है क्या? महामार्ग संरेखण। यानी रोड जो होता है उसको कहां से ले जाता है, उसकी अलाइनिंग करना, रोड की अलाइनिंग करना। ठीक है, अब अलाइनिंग में क्या है, यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्या है? पहला क्वेश्चन हम लोग से पूछा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के अलाइनमेंट यानी संरेखण को निर्धारित करने वाले आधारभूत कारकों को समझाइए। यानी जब भी कोई सड़क पहाड़ों में बनती है तो सड़क कहां कहां से होके जाएगी, सड़क पहाड़ों पर कहां से होके जाएगी, इस चीज को निर्धारित करना है आपको। क्या ध्यान रखेंगे आप? कहीं पर मान लीजिए कोई पहाड़ी है इस टाइप से, ऐसी है, किसी पर ले जाके सीधे गाड़ी चढ़ा देंगे? चढ़ेगा ही नहीं। कहां से ले जाए कि गाड़ी आसानी से पहाड़ों पर चढ़ पाए, इन चीजों को ध्यान रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान देंगे? तो पहली बात का ध्यान क्या है? सबसे पहली बात लंबाई। लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए, तो लंबाई न्यूनतम तो ऐसा ही पड़ेगी, उठा दीजिए। लेकिन और भी बातें हैं। क्षेत्र की स्थलाकृति को देखते हुए ध्येय प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। भूस्खलन। सड़क संरेखण मतलब सड़क जहां से होके जाए वो कच्ची व अस्थिर पहाड़ी से दूर रखिए। यानी सड़क जब होके जा रही है तो कच्ची पहाड़ी या अस्थिर जो पहाड़ी है उससे दूर रखिए सड़क को। जल निकासी। पहाड़ी सड़कों के ऊपर से तेज रफ्तार से आता वर्षा का जल सड़कों को काट देता है। कई बार जब पहाड़ियां बनती हैं, सड़कें बनती हैं, तो इस टाइप से पहाड़ी सड़कें बनती हैं। पहाड़ ऐसे जा रहा था, उसको काट करके ऐसे काट करके उसको सड़क बनाया जाता है। ऐसे काटा गया है यहाँ पे इनको, और यहाँ पे ऐसे जा रही थी पहाड़ी ऐसे, लेकिन काट करके सड़क बनाया गया। जब बारिश होगी तो बारिश का पूरा पानी जो पहाड़ों से ऐसे आएगा वो कहाँ गिरेगा बताइए? तो सड़क को काट देगा कि नहीं काट देगा? तो जल निकासी ऐसी हो कि सड़कों से ज्यादा पानी की दूरी बनी रहे। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे मुश्किल होता है पहाड़ी सड़कों पर दर्श दूरी। यानी पहाड़ी सड़कों पर इतने घुमाव होते हैं ना कि एक आदमी उतर रहा है पहाड़ी से, दूसरा चढ़ रहा है और बड़ी तिरछी घुमान होती है, तो उस स्थिति में टकराने की संभावना ज्यादा होती है, तो दर्श दूरी बनाए रखना बहुत कठिन काम हो जाता है। फिर आता है ऊंचाई। सड़क तल की ऊंचाई बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। ऊंचाई प्राप्त करने पर इसे अनावश्यक रूप से खोना नहीं चाहिए। पहाड़ी सड़कों पे अक्सर लोग चढ़ने के लिए ऊंचाई ऐसे गेन करते हैं, लेकिन कई बार पहाड़ियां ऐसे जगह पे सड़क पहुंचती कि अचानक डाउन हो जाती है, पता चले जितना ऊपर चढ़े थे डाउन हो गए, फिर से चढ़ना पड़ा। तो कोशिश करनी चाहिए अलाइनमेंट हमेशा अपवर्ड या डाउनवर्ड एक डायरेक्शन में रहे, बार बार उसमें उतार चढ़ाव न हो। समझ गए होंगे बात को? ये था पहाड़ी सड़कों में अलाइनमेंट। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मार्ग निर्धारण से संबंधित प्रारंभिक सर्वेक्षण के उद्देश्य। मार्ग निर्धारण मतलब क्या होता है? कहीं भी कोई सड़क का निर्धारण करना है तो उसमें शुरुआती सर्वेक्षण किया जाता है, यानी जो प्रिलिमिनरी सर्वे किया जाता है वो क्या होता है। ठीक है ना? तो देख लीजिएगा यहाँ पे प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या किया जाता है। आवीक्षण सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्तावित सड़क, पहले देखिए क्या क्या सर्वेक्षण के उद्देश्य हैं। आवीक्षण मतलब होता है रिकॉनेसेंस। प्रारंभिक सर्वे को हम लोग बोलते हैं रिकॉनेसेंस सर्वे। रिकॉनेसेंस सर्वे यानी प्रारंभिक सर्वेक्षण इसको बोलते हैं। के आधार पर प्रस्तावित सड़क मार्गों का विस्तृत सर्वेक्षण करके उसकी तुलना करना तथा सर्वोत्तम सड़क मार्ग का चुनाव करना। प्रारंभिक सर्वेक्षण में यह देखा जाता है कि सड़क जहां से जा रही है उसके कई रास्ते हो सकते हैं, तो सबसे अच्छा कौन सा जगह है जहां सड़क ले जाया जाए, ये एक चीज करना होता है। सड़क संरक्षण में मिट्टी के कटाव तथा भराव का अनुमान लगाना। प्रारंभिक सर्वेक्षण से यह आइडिया लग जाता है कि सड़क जहां जहां से होकर जा रही कितना मिट्टी डालना पड़ेगा। प्रस्तावित सड़क मार्ग में आने वाली बाधाओं व समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना। सड़क जा रही है तो उस रास्ते में कितनी दिक्कतें आ रही, कितने भी नदी नाले आ रहे हैं, ताकि ब्रिज वगैरह कितने बनने पड़ेंगे, कोई और ऐसा गड्ढा आ रहा है जिसको पाटना पड़ेगा, इनका आइडिया लग जाता है शुरुआती सर्वेक्षण से। प्रस्तावित सड़क मार्ग का आगणन एस्टिमेट तैयार करना। सड़क निर्माण से संबंध सभी बातों की जानकारी प्राप्त करना। ये था किसका? उसका। अब अगला चैप्टर आपका सड़क सामग्री, रोड मटेरियल्स। अब रोड में कौन कौन से मटेरियल यूज होने वाले हैं, तो देखिए एक बार, सड़क निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का उल्लेख करें। कौन कौन सी सामग्री होती है केवल उनके बारे में बताना है। सबसे पहले सब बेस में मृदा होती है,
फिर एग्रीगेट यानी मिलावा होता है, बिटुमिन सबके बारे में एक एक लाइन आप लिख सकते हैं चाहे तो। मिलावा बिटुमिन होता है। फिर इमल्सन, बिटुमिन के साथ इमल्सन क्या होता है, इमल्सन एक तरह का घोल है जो बिना गर्म किए यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद संशोधित बिटुमिन यानी बिटुमिन को प्योरीफाई करके मॉडिफाई करके फिर उसके साथ एस्फाल्ट का यूज हो सकता है। टार या कोल्टार होता है, कटबैक भी होता है, कटबैक मतलब बिटुमिन का धुआं जो होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती हैं सड़क में निर्माण। और भी दो चार चीजें जैसे मोटी बालू आप लिख सकते हैं। जैसे ये कौन से सड़क का है, ये नॉर्मल सड़क है। यदि कंक्रीट की सड़क होती तो सिंपल छड़ों का भी प्रयोग किया जाता है उसमें, टाई बार्स का। तो आप सड़क में प्रयोग होने वाली सामग्री का नाम यदि पूछे लिस्ट बनाने को तो कई सारे हो सकते हैं, जितने याद आ रहे हैं सारे लिख देना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि बिटुमिन को समझाते हुए इसके गुणों का उल्लेख करिए। यह भी है, बिटुमिन क्या होता है जानते हो ना, वो काला काला जो सड़क में लपेटा जाता है वही बिटुमिन है। बिटुमिन को समझाते हुए कच्चे पेट्रोलियम के आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से प्राप्त होता है। कच्चा पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल होता है, उसके पार्शियल फ्रैक्शन से प्राप्त होता है। यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसकी अवस्था ठोस, अर्धठोस, गैसीय या तरल होती है। गर्म करने पर यह पिघलकर पतला हो जाता है, इसका रंग भूरा काला होता है। ये सब केवल एक बार रीडिंग लगा देना। और ये बिटुमिन के अंदर गुण कौन कौन से होते हैं तो एक चीज जान लीजिएगा। पहला गुण, ताप परिवर्तन पर बिटुमिन अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ताप बदले तो ये नहीं कि तुरंत पिघले। पता चला रोड में बिटुमिन डाले थे, गर्मी ज्यादा तेज बढ़ी, अब बिटुमिन पिघल के गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे चिपकने लगा। मतलब गर्मी पाके इतना भी जल्दी ना पिघले ऐसा भी बिटुमिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बिटुमिन को मिलावे में मिलाते तथा कुटाई करते समय इसमें पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। मतलब जब इसको गर्म करके मिलाएं तो आराम से मिल जाए। पानी के कारण बिटुमिन की सतह पर पपड़ी नहीं पड़ना चाहिए। बिटुमिन ग्रेड को उसकी बेधन या गाढ़ापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बातों को टेस्ट में बात करेंगे, बिटुमिन के टेस्ट में, ठीक है। अब बात कर रहा है कि इन पर टिप्पणी लिखिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज होता है एस्फाल्ट, एक होता है टार या कोल्टार, एक होता है कटबैक। शॉर्ट में बात करूं तो एस्फाल्ट क्या होता है जानते हैं। एस्फाल्ट भी पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है और बिटुमिन भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। जब फैक्ट्री में ले जाके पेट्रोलियम को उसका फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन किया जाता है तब बिटुमिन मिलता है। लेकिन अपने आप से प्राकृतिक आसवन यानी नेचुरल डेस्टिलेशन से जब मिलता है तब मिलता है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट नेचुरल मटेरियल है, बिटुमिन क्या है, आर्टिफिशियल है। तो मैं हल्का हल्का इसके बारे में आपको बता दूं, खनिज पेट्रोलियम के प्राकृतिक रूप में होने वाले भंजक आसवन से, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव डेस्टिलेशन से एस्फाल्ट मिलता है। इसके सभी गुण बिटुमिन के समान होते हैं। एस्फाल्ट प्राकृतिक रूप से दो रूपों में प्राप्त होता है। एस्फाल्ट कई बार झीलों में भी मिलता है, और कई बार चट्टानों में भी मिलता है। तो ये चट्टान मतलब पत्थरों में। दूसरा चीज है एस्फाल्ट के बारे में हो गया। अब टार या कोल्टार, कार्बनिक पदार्थों जैसे लकड़ी, कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त तरल पदार्थ को टार कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये पीडीएफ आप सिविल टेक सॉल्यूशन के एंड्रॉइड ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल से डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। कार्बनिक पदार्थों जैसे लकड़ी, कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त तरल पदार्थ को टार कहते हैं। टार जो होता है वो कोयले से बनता है। ये किससे बनता है, क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल का नेचुरल, क्रूड ऑयल से नेचुरली ये बनता है टार, यानी कोलतार से कह सकते हैं या इसको बोल सकते हैं कोल से, कोयले से बनता है। कौन, टार। कोयले का जो कचरा होता है ना उसको टार कहते हैं। ये भी बिटुमिन की तरह ही होता है। काम तीनों का एक ही है, एस्फाल्ट, बिटुमिन और कोल्टार तीनों का। यही बात यदि बिटुमिन की करें तो बिटुमिन कैसा है, एक तरीके का आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। मतलब उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है, किसके, क्रूड ऑयल के। जहां से डीजल पेट्रोल बनते हैं वहीं से बिटुमिन। अगली चीज होती है क्या आपका, टार का भी कई ग्रेड होता है, उसको बताया गया। कटबैक क्या होता है, कटबैक तेल शोधन कारखानों में आसमन करते समय जो उड़ने वाला द्रव बाहर निकलते हैं, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम ऐसे जलाया जा रहा है और उसमें से कुछ धुएं टाइप की चीजें निकल जा रही हैं तो बाहर निकलते हैं, उन्हें कट कहते हैं। कट मतलब वो उड़ने वाला पदार्थ है, उसका धुआं है। इस कट को पुनः अवशिष्ट में मिला दिया जाता है तो कटबैक कहलाता है। कटबैक बिटुमिन तथा कोलतार दोनों अवशिष्टों के लिए लागू होता है। कटबैक में 80% बिटुमिन या टार, 20% सॉल्वेंट होते हैं। इसे बिना गर्म किए अथवा थोड़ा गर्म करके उपयोग करते हैं। इसका उपयोग छोटे अथवा मरम्मती कार्यों के लिए किया जाता है। कटबैक को बिना बहुत तामझाम आग लगा के नहीं गर्म करना पड़ता है, सिंपल गर्म करके डायरेक्टली यूज किया जाता है कटबैक को, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी वाष्पीकृत होने वाले पदार्थ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि सीबीआर यानी सीबीआर मान क्या है और यह कैसे ज्ञात किया जाता है। कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट क्या होता है, यानी सीबीआर से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। इट इज अ टेस्ट फॉर सबग्रेड। ये किसके लिए टेस्ट होता है,
सबग्रेड के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। कौन? ये किसके लिए टेस्ट है? सबग्रेड के लिए, ठीक है ना। तो सबग्रेड के लिए किया जाने वाला टेस्ट कौन सा है? आप एक चीज जान लीजिएगा, कुछ नहीं है, आप चाहते थे कि आपको पता चल जाए, यहाँ पे प्रोसेस दिया गया, आप पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें आप पढ़िएगा। आप बस एक सिंपल चीज जानिए, मान लीजिए आपको ये सड़क है, आपकी सड़क है, सड़क में आपने लेयर बनाया, पूरा मिट्टी विट्टी लगाया। इसमें करते क्या है ना, सिंपल से सीबीआर क्या होता है, कैलिफोर्निया में टेस्ट डेवलप किया गया था। तो इसमें करते क्या है ना कि 50 मिलीमीटर व्यास का एक प्लंजर होता है, प्लंजर को सड़क में ऐसे धंसाते हैं। अब धंसाने के लिए आपको बल लगा कितना? पी। कैसे धंसा रहे थे? 1.25 मिलीमीटर प्रति मिनट की दर से, प्रति मिनट की दर से। मतलब जब उसको धंसा रहे हैं प्लंजर को, जैसे आपने सड़क को बढ़िया से कूटा, किसको? सबग्रेड को। कभी भी गिट्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक चीज जान लीजिए, सड़क के सबग्रेड का मतलब होता है उस पर विटामिन वगैरह नहीं डाला गया है। उसमें हो क्या रहा है, एक चीज जान लीजिएगा, इसमें सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, जैसे सड़क का मिट्टी विट्टी पीट के नहीं तैयार होता, उसको बोलते हैं सबग्रेड। बाद में उस पर विटामिन वगैरह डाला जाता है। तो सबग्रेड में, जब सबग्रेड की टेस्टिंग की बात आती है तो सीबीआर, सीबीआर में प्लंजर को इसमें धंसा रहे हैं ऐसे, जब तो प्लंजर को इस दर से धंसाने के लिए, मान लीजिए धंसाते जा रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, धंसता जा रहा है, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, धंसता जा रहा है। तो जब ये 2.5 मिलीमीटर क्या हो जाए, धंस जाए, मतलब 2 मिनट लगेगा लगभग 2.5 मिलीमीटर धंसने में, इस दर से धंसाएंगे तो 2.5 मिलीमीटर धंसने में लोड लगा P1, और फिर इसी तरह और बढ़ाएं 5 मिलीमीटर तक तो लोड लगा P2। तो एक चीज जानते हैं, आप जो सड़क बनाए हैं उस पर लोड लग रहा है P1। अब P1 का मान मान लीजिए 1000 है। कितना है? 1000। जबकि मानक सबग्रेड, मानक पदार्थ, यदि आपकी सड़क मानक होती ना, तब उस पर जानते हैं कितना लोड लगता? तब उस पर लोड लगता कितना? देखिए 1370 केजी लगाना पड़ता। देखिए मानक भार है और प्लंजर का ये धंसन है, 2.5 मिलीमीटर धंसाने के लिए 1370 लगना चाहिए मानक पर, लेकिन आपका कितना लग रहा है? मान लीजिए 1000। तो सीबीआर कितना हो जाएगा? सीबीआर वैल्यू तो वो 1000, मतलब आपके द्वारा लगाया गया। देखिए परीक्षण भार बटा मानक भार, मानक भार टेबल में दिया रहेगा, 5 मिलीमीटर धंसाने पर 2055 लगना चाहिए, लेकिन आपका कम या ज्यादा लग सकता है। तो यदि इसी से हम लोग कैलकुलेट करें मानक भार 1370 से, तो यहीं से कुछ वैल्यू आएगी, वही सीबीआर वैल्यू होती है। सीबीआर वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, सीबीआर वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, उतना ही आपका सबग्रेड अच्छा है। क्यों? क्योंकि मानक भार, जितना भार धंसाने के लिए ज्यादा भार लगे तो ज्यादा अच्छी सड़क है, कम भार लगेगा तो कम अच्छी सड़क है। तो इसको कहते हैं सीबीआर टेस्ट। सीबीआर टेस्ट में सीबीआर वैल्यू निकालते हैं, मानक भार की वैल्यू ये दिया गया है। देखिए हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है कि ये वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा इसका क्या माना जाता है कि अच्छा है वैल्यू आपके सबग्रेड का, ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिएगा, 2.5 मिलीमीटर भी नापते हैं, 5 मिलीमीटर पर भी नापते हैं, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वैसे सीबीआर की वैल्यू 2.5 मिलीमीटर पर ज्यादा आ रही है, लेकिन यदि 5 मिलीमीटर पर ज्यादा बताए तो टेस्ट को फिर से करना चाहिए। यदि 5 मिलीमीटर पर ज्यादा बताए तो टेस्ट को फिर से करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे पूछा है अगला क्वेश्चन हमसे, क्या कि निम्न परीक्षणों की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला आप घर्षण परीक्षण, दूसरा है संदलन परीक्षण। अब ये परीक्षणों को थोड़ा थोड़ा समझाना हमको। एब्रेशन परीक्षण 2 मशीनों से, गिट्टी पर अपघर्षण टेस्ट 2 मशीनों से किया जाता है। एक होता है डोरी टेस्टिंग मशीन, डोरी टेस्टिंग, और दूसरा होता है लॉस एंजल्स एपरेटस द्वारा, लॉस एंजल्स एपरेटस द्वारा। ये दोनों टेस्टिंग ऐसे की जाती है। तो अपघर्षण परीक्षण 2 तरीके से किया जाता है। पहला लॉस एंजल ऑपरेटस दिया हुआ है, फिर डेवल ऑपरेशन टेस्ट दिया हुआ है, फिर डोरी टेस्टिंग, 3 दिया हुआ है। आपको समझाना केवल है हाईवे में लॉस एंजल्स को, ठीक है ना। हालांकि डोरी वगैरह पत्थर वगैरह के लिए किए जाते हैं, पत्थर के टुकड़े के लिए। लॉस एंजल्स अपघर्षण परीक्षण में क्या होता है, ये किसका? एब्रेशन का, अभी संदलन का नहीं बात कर रहे हैं। इस परीक्षण में इस्पात, इसमें ड्रम होता है, ड्रम एक होता है, ड्रम में गिट्टी भी भरी जाती है, उसके साथ स्टील के गोले भी भर दिए जाते हैं। ड्रम में गिट्टी भी भरी जाती है, ये ड्रम रहा आपका, ड्रम है, ड्रम में गिट्टी भरी जाती है और लोहे के गोले भी भर दिए जाते हैं। और भरने 48 mm माप की गोले होते हैं, 48 mm माप की लगभग 12 गोले होते हैं, और इसके अंदर गिट्टी डाल करके इनको घुमा दिया जाता है मशीन से। कैसे घुमाया जाता है? 30 से 33 चक्कर प्रति मिनट, 1 मिनट में 30 चक्कर लगभग ये मशीन लगाती है।
ऐसे 1000 चक्कर घुमा करके इस मशीन को उसमें से निकाला जाता है। तो पत्थर गोलों से इतना टकराता है जो गिट्टी डाली गई थी कि वो चूर चूर हो जाता है। बात समझ आ रही ना? तो देखते हैं कि कितना % चूर हुआ। चूर होने के बाद जब उसको छानते हैं तो एक चालनी से छानेंगे, चालनी मानक चालनी से छान करके देखेंगे कि कितना चालनी से बाहर निकल गया। चालनी से पारित बाहर बटे पहले जो बार, मान लीजिए हम लोग जब चालनी से छाने तो 200 ग्राम पास हो गया, तो 200 बटा गिट्टी लिए थे 1 kg यानी 1000 ग्राम बटा 100 यानी 20% जो है उसका एब्रेशन वैल्यू है। तो इस टाइप से एब्रेशन टेस्ट करते हैं। एक चीज जान लीजिए, लगभग 40% तक एप्लीकेबल है, उससे ज्यादा गिट्टी की क्रशिंग नहीं होनी चाहिए। सेम काम हम लोग करते हैं संदलन सामर्थ्य परीक्षण के लिए, क्रशिंग टेस्ट के लिए। वाहन के भार से पत्थर न टूट जाएं, इसके लिए आपको क्रशिंग टेस्ट करना पड़ता है। अब इसके लिए हथौड़ा लेते हैं लगभग 14 kg का, ठीक है ना। इस पर रख करके हथौड़े को, यहाँ पे देखिए पूरा हथौड़ा रखा गया प्लंजर से, आप पिस्टन को उठा उठा करके पटकते हैं गिट्टी को इसके अंदर भर करके और आघात देते जाते हैं। कुछ खास आघातों के बाद नमूने को, पत्थरों को इस प्रकार तोड़ा जाता है कि वह 12 मिलीमीटर IS चालनी से गुजर सके, तथा मतलब गिट्टियों पर पटक पटक के इतना तोड़ा जाएगा उनको कि क्या होगा 2 अब एक चीज जान लीजिएगा, इसमें नमूने को बेलन की ऊंचाई की तिहाई तक वह प्लंजर से 25 बार गिराया जाएगा, ठीक है ना। 25 बार गिराया जाता है और ऐसे 3 लेयर में संपीड़न मशीन द्वारा नमूने पर 4 टन प्रति मिनट की दर से वजन डाला जाता है। नमूने को उपकरण से अलग कर लिया जाता है, 2.36 mm की चालनी से छाना जाता है। अब इस चालनी से छान के नमूने के कुल भार से डिवाइड करके गुणा 100 कर दिए, तो इससे क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 100 लिखा है, छोटा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो इससे पता चला कितना % क्रश कर गया लोड लगने से। लोड बार बार पटके हैं, फिर क्रशिंग भी कराए हैं, तो देखेंगे कितना वेस्ट हो गया। 1 kg गिट्टी लिए थे तो कितना जो है छन गया चालनी से, किस चालनी से 2.36 mm की चालनी से छाना गया इसको, ठीक है ना। तो इससे पता चल गया कि कितना % उसका क्रश कर गया, तो इससे भी क्रशिंग वैल्यू पता चल जाती है। तो दोनों टेस्ट का प्रक्रिया समझाना था, समझा दिया गया। अब अगला आपसे जो पूछा गया है वो है बिटुमिन के मृदुकारी परीक्षण यानी सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। इसके लिए हम लोग बिटुमिन कितने टेम्परेचर पर सॉफ्ट हो जाता है इसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। बिटुमिन कितने परीक्षण पर सॉफ्ट हो जाता है उसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। तो एक चीज जान लीजिए, इसके लिए रिंग एंड बॉल टेस्ट करते हैं, रिंग एंड बॉल टेस्ट करते हैं। रिंग एंड बॉल टेस्ट क्या होता है, बिटुमिन को ना ऐसे बिटुमिन लिया हमने, ठीक है, बिटुमिन को एक जार में लिया, जार में ऐसे लिया, जार के अंदर एक रिंग डालते हैं। रिंग मतलब रिंग ऐसा होता है जिसके ऊपर एक बॉल रखी रहती है स्टील की, और ऐसे रखेंगे रिंग को, रिंग के ऊपर रखेंगे बॉल को ना, तो बिटुमिन गाढ़ी होती तो बॉल उसमें से पास नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बिटुमिन गर्म होने लगती है तो बॉल उसके अंदर डूब जाती है। रिंग है, रिंग के ऊपर बॉल रखा है, बॉल नहीं जाती अंदर क्योंकि बिटुमिन है, लेकिन बिटुमिन को हल्का हल्का गर्म करते हैं। जिस टेम्परेचर पर बॉल उसके अंदर से पास हो जाए उस टेम्परेचर को बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट मान लिया जाता है, यानी मृदुकरण बिंदु मान लिया जाता है। इसके लिए रिंग एंड बॉल टेस्ट किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे हल्का सा एक बात बोले हम लोग, यहाँ पे इस्पात की गोली बिटुमिन में धंसने लगती है वह ताप जिस पर बिटुमिन पीतल की रिंग से 2.45 सेंटीमीटर नीचे स्थित आधार को स्पर्श करने लगे मृदुकारी परीक्षण कहलाता है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त बिटुमिन का मृदुकारी बिंदु यानी सॉफ्टनिंग पॉइंट 35 से 70 डिग्री सेल्सियस, यानी ऐसा होना चाहिए कि जो बिटुमिन हम सड़क में यूज कर रहे हैं उसमें देखिए यहाँ पे स्टील का गोला वोला लगा हुआ है, इसके अंदर ये पूरा बिटुमिन है। तो एक चीज जान लीजिएगा यहाँ पे ध्यान से कि बिटुमिन वो होना चाहिए जिसका सॉफ्टनिंग जो हो, जो उसका मृदुकरण हो, वो कितने पर हो, 35 से 70 डिग्री सेल्सियस की हो। क्लियर है बात यहाँ पे। अब अगला चैप्टर आपका आ जा रहा है जिसको बोलते हैं रोड पेवमेंट। रोड पेवमेंट वाला चैप्टर अब पढ़ेंगे हम लोग। देखिए जब शुरू किए थे हम लोगों ने तो चैप्टर वाइज पूरा लेके चल रहे हैं। अब रोड पेवमेंट में देखना है कि क्या क्या चैप्टर आपके यहाँ कह रहे हैं। रोड पेवमेंट कितने टाइप के होते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे रोड पेवमेंट के टाइप की। क्वेश्चन कह रहा है पेमेंट कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के बारे में संक्षेप में बताइए। पेमेंट निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, एक लचीला यानी फ्लेक्सिबल, एक कठोर यानी ये रिजिड पेमेंट। लचीला पेमेंट क्या होता है, तो लचीला मतलब जो भार पड़ने पर लचक सकते हैं। इस प्रकार के सबग्रेड मिट्टी के दबने पर पेमेंट भी दब जाता है। मतलब ये सड़क है, ऐसे सड़क पर ऐसे जब गाड़ी चलती है ना तो लचीला पेमेंट जो है ना ऐसे काम करता है।
लचीला पेमेंट ऐसे दबता है, ठीक है ना, या अगल बगल की पूरी मिट्टी को क्या करता है, ऐसे दबा देता है। तो ये, और जब रिजिड पेमेंट रहता है, इस पर जब चलेगी ना गाड़ी, तो ये केवल इस पर जब लोड डालता है ना, इस पर लोड, तो ये और दूर तक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसमें घर्षण कम होती है, ये पूरा स्लैब की तरह काम करता है रिजिड पेमेंट। ये कंक्रीट का बना होता है, और लचीला पेमेंट वो काली रोड जो होती है, ब्लैक रोड यानी बिटवीन की रोड को हम लोग ये कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ, ये आपका लचीले पेमेंट का बताया गया है। नीचे देखिए सबग्रेड है, फिर सब बेस है, बेस लेयर है, फिर सतही परत है, ठीक है ना, मतलब सरफेस कोर्स है। सबसे ऊपर कौन सा है, सरफेस है, सरफेस के नीचे बेस है, बेस के नीचे सब बेस, और फिर सब ग्रेड, यानी मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर मोटी गिट्टी, फिर ऐसे करके सबसे ऊपर वियरिंग लेयर इसको बोलते हैं, सरफेस कोर्स को वियरिंग लेयर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग दृढ़ पेमेंट की बात करते तो पूरा कंक्रीट का बना होता, कंक्रीट का बना होता। दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है देख लेते हैं। अंतर बार बार पूछ देता है फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट में, डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है। ये फ्लेक्सिबल हो गया, ये रिजिड हो गया, क्या डिफरेंस है दोनों में। आंतरिक रचना, जो नम्ब पेमेंट है यानी आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें प्रतिबल वितरण क्रिया को देखते हुए अनेक परतों में बनाया जाता है, मतलब लेयर बाय लेयर बनाया जाता है। कंक्रीट पटिया ठोस एवं एकल परत में ढाल दी जाती है, मतलब सड़क के ऊपर पूरा कंक्रीट का ब्लॉक रख दिया गया केवल डायरेक्टली, इसमें परत बाई परत बनाया जाता है। इसमें एक अच्छा आधा स्तर डालना पड़ता है, अच्छा मतलब क्योंकि नीचे यदि मिट्टी कमजोर है तो धंस जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, आधा स्तर आवश्यक नहीं है, क्यों, क्योंकि कंक्रीट रहती है, नीचे कुछ खाली भी रहा ना हल्का फुल्का तो लोड ले लेगा कंक्रीट, क्योंकि मजबूत होता है कंक्रीट। निर्माण विधि, बिटवीन कंक्रीट पेमेंट मैकेडम पद्धति से बनाया जाता है, इसकी मोटाई अधिक रखनी पड़ती है, मोटा मोटा बनाया जाता था ढालने वाला बिटवीन से, जबकि दृढ़ पेमेंट सामान्यतः सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाता है और कुटिंग की मोटाई यानी पेमेंट की मोटाई कम रखनी पड़ती है। भार अंतरण या कुटिम संपीड़न प्रतिबलों की गिट्टी के कण कण संपर्क अंतर्गठन द्वारा नीचे, मतलब इसमें क्या होता है ना, ऐसे गिट्टियां लगी रहती हैं और जब लोड गाड़ी का आता है तो इस गिट्टी से इस गिट्टी से होते हुए नीचे जाता है। इसमें स्लैब एक्शन होता है, इसमें पूरी पटिया ऐसे लोड पड़ा तो पूरा एक स्लैब मुड़ता है। स्लैब एक्शन के कारण प्रतिबल आधार के अधिक बड़े क्षेत्रफल पर फैल जाते हैं, क्योंकि कंक्रीट की मोटी पटिया के ऊपर लोड लगता है, इसमें लोड लगता है, गिट्टी से बनी हुई रोड है तो गिट्टी पर गिट्टी, तो मतलब ये ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है और इस पर स्लैब एक्शन होता है। इसके अलावा बहुत सारे अंतर और हैं, उसको भी देखना है क्या है। चलिए, आनमन सामर्थ्य यानी बेंडिंग स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, क्यों, शून्य, ये मुड़ता नहीं है, जबकि कंक्रीट पेमेंट में मुड़ने का गुण होता है। इसी तरह आधार दोष, नम पेमेंट में असमय आधार के दोष बन जाते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है उसमें समय समय पर क्या होता है, घर्षण वगैरह होती है, जबकि कंक्रीट में कोई घर्षण वगैरह नहीं होती, बल्कि ये दोषों को और ढांक के कवर कर देता है। तनन प्रतिबल, यह पेमेंट तनन प्रतिबल वहन नहीं कर सकता है। कंक्रीट जो है ना, जो बनी रहती है उसमें तनन प्रतिबल भी हल्का फुल्का ले सकती है। जोड़, नम पेमेंट संकुचन व प्रसार जोड़ नहीं होते हैं। बिटवीन वाली जो रोड ढाली जाती थी ना, उसमें जगह जगह पे ऐसे देखेंगे रोड में जोड़ नहीं होते, जबकि कंक्रीट में ब्लॉक ब्लॉक में ढाला जाता है, जगह जगह पे दरारें आपको स्पष्ट दिखने को, दरारें मतलब जोड़ टाइप का, सीधा सीधा कंक्रीट का रोड देखिएगा उसमें सीधा सीधा लाइन आपको मिलेगा, ठीक है। कंक्रीट स्लैब में संकुचन व प्रसार जोड़ डालने पड़ते हैं। विफलता, आधा स्तर के नीचे निषेधन में या कुट्टी में विफल हो जाती है, मतलब ये जब लोड पड़ता है तो धंसन में फेल होती है। कंक्रीट स्लैब संकुचन व प्रसार जोड़ डालने पड़ते हैं, कंक्रीट स्लैब दरारें पड़ने पर ये दरारों से फेल होती है। तो उसके बाद इसकी आयु को लिख दीजिएगा, इसकी आयु 30 साल तक होती है, जबकि इसकी आयु 5 साल तक। यह सामान्य यातायात के लिए सही है, जबकि भारी यातायात के लिए आपका रिजिड पेमेंट अच्छा है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर कर। अगला चैप्टर क्या कह रहा है आगे, उसको देखते हैं टॉपिक को। आप बोल रहा है यहाँ पे पेमेंट के विभिन्न भागों और कार्यों का वर्णन कीजिए। पेमेंट के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। सबसे नीचे होता है मिट्टी का सॉइल सबग्रेड, उसके ऊपर होता है सब बेस एंड बेस कोर्स, और सबसे ऊपर होता है सरफेस कोर्स। तो इनके विभिन्न भागों के कार्य यानी सॉइल सबग्रेड यानी मिट्टी जो नीचे सबसे नीचे परत है ना, वो कैम्बर वगैरह डाल करके तैयार की जाती है, क्योंकि अंतिम भार इसी पर आता है, ठीक है। उसके बाद आपका इसके बारे में प्रतिबल सहने की क्षमता वगैरह, मिट्टी की जांच करना, स्टेबलाइजेशन, ये पूरा सबग्रेड के बारे में बात बताई गई है। इसी तरीके से यहाँ पर सब बेस क्या होता है, ये गिट्टी की लेयर होती है। सब बेस परत का कार्य वाहनों के भार को
सबग्रेड पर संवितरित करना है। इसका निर्माण पत्थर या ईंटों के टुकड़ों से किया जाता है। सतही परत, सबसे ऊपर क्या होता है, देखिए नीचे वाले जो होते हैं ना वो तो लोड ले करके नीचे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उस पर घिसाव और घर्षण भी आता है गाड़ियों का, तो इसके लिए हाई एब्रेशन वाले उसका परत का प्रयोग किया था। यह सड़क का सबसे ऊपरी परत है। इसका उद्देश्य वाहनों को एक समतल सतह प्रदान करना है। वाहनों के पहियों के द्वारा सबसे पहले इसी परत की टूट फूट होती है। निचले पेमेंट में बिटुमिन की परत सरफेस परत का कार्य करती है, जबकि कठोर पेमेंट में आपका ये लचीले पेमेंट में बिटुमिन की परत होती है, जबकि कठोर पेमेंट में कंक्रीट की स्लैब सरफेस परत का कार्य करती है। लचीले में तो सबसे ऊपर बिटुमिन की लेयर, लेकिन जो रिजिड पेमेंट होते हैं उनमें ये होता है। अब आता है खतान या बैरोपिट क्या होते हैं या मताम क्यों छोड़े जाते हैं, खतान के लिए आवश्यक बातों का बताइए। एक चीज मैं बता दूं, सड़क जब बनती है ऐसे, मान लीजिए सड़क जा रही है और सड़क को ऐसे उठा के बनाना है, तो मिट्टी कहां से लाएंगे? सड़क के लिए मिट्टी हमेशा उसके अगल बगल के खेतों से ली जाती है, ठीक है ना। तो खेतों में क्या गड्ढा खोद दें? नहीं, ऐसे गड्ढा नहीं खोद सकते हैं। तो बोला जाता है कि जिनकी खेत है अगल बगल उनसे बोलते हैं भैया ऐसे गड्ढा खोदेंगे, ऐसे लंबा पतला पतला कम गहरा, ताकि बाद में बरसात हो तो मिट्टी का पानी इसी में भर जाए। तो ये गड्ढे की जो साइज रहती है ना वो 30 से 60 सेंटीमीटर हो सकती है। साथ साथ ये गड्ढे लगातार नहीं रहेंगे, बीच बीच में क्या रहेगा, जगह छूट, ताकि ये नाली ना बन जाए, बीच बीच में इनमें जगह छूटा रहेगा। ये सड़कों के साथ पैरेलल गड्ढे खोदे जाते हैं जो सड़क के लिए मिट्टी का कार्य क्या करते हैं, देते हैं। बाद में बरसात में ये गड्ढे अपने आप अगल बगल के खेतों के द्वारा मिट्टी से भर जाते हैं, तो सड़क बन जाती है। और जो खतान होता है उस गड्ढे को खतान बोलते हैं जिनसे मिट्टी ली जाती है सड़क बनाने के लिए। क्लियर है? तो ये पूरा यही खतान के बारे में बताया गया है। इनके बारे में मुख्य बात, पहली बात कि ये 5 मीटर तक चौड़े और 10 मीटर तक ऐसे लंबे होंगे, लेकिन बीच में फिर 5-5 मीटर का गैप भी देना पड़ेगा। तो इसकी आवश्यक बातें यही हैं जो मैंने बताई अभी। और खतान 30 से 60 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूं, शायद इसमें लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, आवश्यक बातें मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे, देखिए खतान सड़क के बाहरी किनारे से 5 मीटर की न्यूनतम दूरी के बाद लगेंगे, मतलब सड़क से 5 मीटर हटके ही। खतान प्लान में आयताकार या वर्गाकार हो सकते हैं, परंतु उसकी एक साइड सड़क के समांतर होगी। इसकी माप मिट्टी के आयतन के अनुसार कुछ भी रखा जा सकता है, परंतु गहराई 1.5 मीटर लिखा है ना, गलत है, 30 से 60 सेंटीमीटर लिखेगा बस, नहीं होनी चाहिए। निजी भूमि में गहराई 45 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। भूमि के ऊपरी 15 सेंटीमीटर छोड़िए, इसको इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अब आ जाता है क्या, जलबद्ध मैकेडम। देखो इतना जितना जितना बोल रहा हूं उतना उतना लिख के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुमको पूरा नंबर मिल जाएगा। जलबद्ध मैकेडम, वाटर बॉन्ड मैकेडम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब संक्षिप्त बोला है यानी ऐसा सड़क जो पत्थर की गिट्टियों को आपस में जोड़ जोड़ करके पानी छिड़क करके उनकी कुटाई से बनाया जाता है, उसको वाटर बॉन्ड मैकेडम बोलते हैं। यानी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर लगा करके, और मान लीजिए पत्थरों को एक दूसरे से लगाएं, फिर उनकी दरारों में पत्थर का चूरा भर दिए, अब पानी छिड़क करके उनकी कुटाई कर दिए, तो वैसी सड़क को वाटर बॉन्ड मैकेडम बोलते हैं, ठीक है ना। इसका नाम वाटर बॉन्ड मैकेडम क्यों? क्योंकि इसको बनाया था जॉन मैकेडम ने सबसे पहले। पत्थर के टूटे हुए टुकड़े, अनियमित टुकड़ों को एक दूसरे से सटाकर तथा रोलिंग करके यानी कुटाई करके एक पिंड के रूप में बांधने को जलबद्ध मैकेडम कहते हैं। रोलिंग करते समय बंधक के रूप में या पत्थर का चूरा डाला जाता है और पानी छिड़का जाता है, इससे पत्थरों की रिक्तियां भर जाती हैं। जलबद्ध मैकेडम की मोटाई यातायात की सघनता के अनुसार 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। सड़क रोलर से कुटाई करने पर पत्थरों के छोटे टुकड़े बड़े टुकड़ों में चाबी की भांति, यानी बड़े टुकड़े में छोटे टुकड़े क्या होते हैं, भर जाते हैं। इस प्रकार एक सामर्थ्यवान परंतु लचकदार फ्लेक्सिबल पेमेंट प्राप्त होता है। यही जलबद्ध मैकेडम की कहानी है। रोलिंग के समय पानी के स्थान पर, यदि आप सड़क को रोल करते समय पानी के स्थान पर बिटुमिन अथवा कोल्टार का प्रयोग किया जाता है तो इसे बिटुमिन बॉन्ड मैकेडम अथवा टार मैकेडम कहते हैं। जलबद्ध मैकेडम भारी यातायात के कारण कुछ समय पश्चात उखड़ने लगता है। वर्षा जल भी घुसकर इसे नष्ट कर देती है, अतः सड़कों के आधार स्तर के लिए जलबद्ध मैकेडम अपनाया जाता है। सड़कों के आधार मतलब सड़कों के निचली लेयर में वाटर बॉन्ड मैकेडम चलती है, लेकिन ऊपरी लेयर में क्या करना पड़ता है आपको, ऊपरी लेयर में आपको बिटुमिन का लेयर निश्चित रूप से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना।
ऊपर से प्रलेपन करना पड़ेगा। यानी वाटर बॉन्ड मैकेडम कहाँ तक चलेगी, केवल वहीं तक, ठीक है। सड़कों के पृष्ठ प्रलेपन की विधि, पृष्ठ प्रलेपन मतलब सड़क के सबसे ऊपरी सतह को प्रलेपित करना, ठीक है। प्रलेपन की विधि में सतह प्रलेपन के लिए निम्नलिखित चरण अपनाए जाते हैं। सतह के दोष ठीक करना, जैसे सड़क को क्या किए हम, पुताई चाहते हैं ऊपरी सतह की। सबसे पहले जलबंध मैकेडम सतह में आए दोषों को ठीक किया जाता है। गड्ढों को तथा गर्तिकाओं यानी पॉट होल्स को, यानी जितने भी गड्ढे वगैरह बने हैं उनमें नई गिट्टी डालकर कूट दी जाती है। सड़क का कैम्बर भी ठीक कर दिया जाता है। पहला चरण है पुताई में। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है सतह को साफ करना। दूसरा है सतह को साफ करना, क्योंकि बिटुमिन धूल, मिट्टी अथवा गीली सतह को नहीं पकड़ता है। यानी सड़क सतह पे यदि धूल वगैरह है ना तो बिटुमिन डालेंगे थोड़ी बात उखड़ जाएगा, यानी वो सड़क के अंदर जाना चाहिए। जैसे होता नहीं कि कैरम बोर्ड खेलते समय आप पाउडर छिड़क देते हैं, गोटी सही से काम सरक जाती है, तो इसमें वो पाउडर नहीं छिड़कना है। धूल मिट्टी पड़ी रहेगी तो सही से बॉन्ड नहीं बनेगा। तो सबसे पहले सूखी रहे सतह, इसके लिए 5 से 10 मिलीमीटर की गहराई तक सड़क सतह को साफ किया जाता है। पहले तार के ब्रश से रगड़कर सतह साफ की जाती है, झाड़ू से धूल साफ की जाती है, और अंत में खाली बोरों से हवा करके, यानी हवा से ऐसे बोरों से धूल उड़ा दी जाती है, ठीक है। सतह पर बिटुमिन पोतना अगला चरण है। अब बिटुमिन लगाएंगे, सतह को सूखा तथा धूल रहित करके इस पर बिटुमिन पदार्थ पोता जाता है। अब बिटुमिन का ग्रेड बताया गया है। लास्ट में आया बिटुमिन पोत दिया गया, अब ऊपर हल्की सी गिट्टी फेंकी जाएगी, महीन गिट्टी फेंका जाएगा। महीन गिट्टी फेंकने के बाद अगली चीज जो होती है, पूरा गिट्टी फेंकने के बाद रोल या कुटाई करेंगे। सड़क की पर्याप्त लंबाई में बिटुमिन और गिट्टी पड़ जाए तो इसकी रोलिंग, यानी अब पहले बिटुमिन छिड़के फिर गिट्टी फेंक करके रोलर चला रहे हैं। 6 से 8 टन का टंडम रोलर प्रयोग किया जाता है। रोलिंग किनारे की पट्टी से आरंभ करके मध्य की ओर ले जाई जाती है, मतलब किनारे से अंदर की ओर, ठीक है। रोलिंग के साथ साथ टेम्पलेट। अब लास्ट में क्या करेंगे, दूसरा कोट अब डाल दिए तो फिर उसके ऊपर अगर और मोटा उसको करना है तो ऊपर दी गई प्रक्रियाओं से एक कोट के लिए है। भारी यातायात के लिए यदि सड़क के लिए दूसरा प्रलेपन आवश्यक हो तो यह पहले कोट की भांति फिर से किया जाएगा। अब उसके बाद अंतिम में क्या किया जाएगा, यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये था सड़क प्रलेपन की विधि, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसके, कंक्रीट के लिए। सीमेंट कंक्रीट की सड़क निर्माण विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन। तो सीमेंट कंक्रीट की सड़क निर्माण की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन का मतलब हुआ कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आएंगी। देखिए, कंक्रीट को सड़क में लगाना है तो पहला चीज सब ग्रेड तैयार करेंगे, बेस तैयार करेंगे, फिर फर्माबंदी करेंगे दोनों तरफ, आधार को पहले गीला करेंगे, फिर अनुप्रस्थ जोड़। अनुप्रस्थ जोड़ का मतलब होता है कंक्रीट की सड़क ऐसे चल रही है तो सड़क के क्रॉस डायरेक्शन में जगह जगह पर जगह छोड़ेंगे कि कंक्रीट इतने में भरेगा, उतना जगह खाली रहेगा। दो कंक्रीट के ब्लॉकों के बीच में जगह छोड़ने को कहते हैं अनुप्रस्थ जोड़ लगाना। उसके बाद आपका आता है कंक्रीट तैयार करना तथा बिछाना। जोड़ लग गया, अब कंक्रीट भरिए। कंक्रीट की कुटाई, फिर फ्लोटिंग मतलब होता है कंक्रीट को सीधा करेंगे। बेल्टिंग मतलब होता है ये भी फिनिशिंग का ही पार्ट है, और ब्रूमिंग भी। तो अब इनके बारे में डिटेल में दिखा दूंगा अभी आपको। तराई कर देना, फिर जोड़ को जो तराई कर दी, अब बीच बीच में जैसे एक कंक्रीट ब्लॉक से बीच में अनुप्रस्थ जोड़ छोड़े तो उन जोड़ों को भरना और किनारा बंदी यानी एजिंग करना, लास्ट में यातायात के लिए खोलना। तो तुमको हेडिंग याद रखना है। हेडिंग याद करने के बाद बाकी काम तुम खुद ही कर जाओगे, ठीक है। अब क्या क्या है इनको एक हटके देखिए। आधा स्तर तैयार करना, सबसे पहले आधा स्तर मतलब सब स्लैब बेस का कार्य प्रारंभ करने से पहले इसको मतलब स्लैब पढ़ना, केवल एक बार तुमको रीडिंग लगाना है। ये पूरा पीडीएफ देख के जाओ, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, ठीक है। लिखने का तरीका, फिर उसके बाद ये सब बताया गया इसमें। आधार स्तर तैयार करना, फर्माबंदी करना। अब यहाँ पर देख लो, आधार को गीला करना, आधार सूखा है तो पानी छिड़क के अनुप्रस्थ को गीला करना। उसके बाद कंक्रीट तैयार करना तथा बिछाना। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे क्या, फिर उसके बाद इसको बिछाना है कंक्रीट को इसके अंदर, पूरा सड़क के अंदर। देखो यहाँ पे ये जोड़ दिखाया गया है रोड का। होता ये है यहाँ पे देखो, एक यहाँ पर कंक्रीट डाली गई, फिर यहाँ पे जोड़ है, फिर दूसरा कंक्रीट है, फिर तीसरा, ये सब जोड़ बनाए गए। इसी तरह कंक्रीट की सड़क क्या होती है, बनती है। तो ये अनुदैर्ध्य जोड़ कौन सा है, ये लंबाई में जो ये जोड़ गया ना, देखो बीच में गैप है, ये अनुदैर्ध्य जोड़ है। और जो ऐसे ऐसे डालेंगे अनुप्रस्थ, तो कंक्रीट एक एक ब्लॉक में ढाली जाती है। फिर उसके बाद बीच में जोड़ होते हैं, फिर दूसरी कंक्रीट होती है। तो ये जोड़ है कंक्रीट के अंदर। उसके बाद यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कंक्रीट की कुटाई आ जाती है, यानी वाइब्रेटर वगैरह से इसकी कुटाई कर दिए। उसके बाद हम लोग आते हैं किस पर,
उसके सतह की परिस्कृति मतलब फिनिश कर दिए फ्लोटिंग। अब सतह परिस्कृति में ही फ्लोटिंग आता है। फ्लोटिंग का मतलब गुरमाला, उस पर एक लकड़ी का पटरा जैसा फेरा जाता है। बेल्टिंग मतलब सड़क की सतह को साफ और चिकना बनाने के लिए बेल्टिंग की जाती है। कैनवास की 15 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क की पट्टी होती है, कैनवास की पट्टी। पट्टी के दोनों सिरों पर लगे हैंडल को पकड़कर इससे सड़क पट्टी पर घसीटा जाता है। भारत में यह प्रक्रिया कम अपनाई जाती है। ब्रोमिंग या झाड़ू फेरना, लास्ट में कंक्रीट सब बन गया, उस पर झाड़ू फेरते हैं ताकि कोई फिसलन कम करके, मतलब जैसे मान लीजिए कंक्रीट बिछ गई और काफी चिकना हो जाएगा तो उस पर झाड़ू फेर के हल्का खुरदुरा कर देते हैं उसको, ताकि सड़क पर जो गाड़ी चले तो थोड़ा खुरदुराहट रहे, ज्यादा फिसलन ना आए। फिर लास्ट में करेंगे क्या, इसकी तराई, तराई कर देंगे। उसके बाद इसको यातायात के लिए क्या करेंगे, जोड़ को भरना। अभी और चीज है जोड़ भरना, जोड़ भर के मतलब जो लास्ट में फिल कर दिए, उसके बाद किनारा बंदी करेंगे यानी एजिंग करेंगे, फिर यातायात के लिए इसको क्या करेंगे, खोल देंगे। तो ये था पूरा आपका एक एक चीज जो कंक्रीट के बनावट में काम करेगा। तो केवल अगर हेडिंग याद है तो तुम बाकी सब लिख जाओगे, केवल हेडिंग याद कर लोगे तो बाकी सब लिख जाओगे। अब बात करेंगे किसकी, पहाड़ी सड़कों की। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देख लेते हैं कि हिल रोड यानी पहाड़ी सड़कों में क्या क्या कहानी है, सारे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं। सबसे पहली चीज, इनका जो ना जल निकासी होता है वो भी इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ी सड़कों पर जल निकासी कैसे होती है। पहाड़ी सड़कों से वर्षा जल निकासी कैसे की जाती है, संक्षेप में बताइए। संक्षेप में बताना है। पहली बात कि जल निकासी क्यों जरूरी, देखो बरसात का जब पानी पहाड़ों की सड़कों पर रुकता है तो वो उनको काट देगा, गिरा देगा फिर सड़क। और पहाड़ पर जो सड़कें होती है उनका मरम्मत भी बहुत कठिन है, बनाना तो कठिन है ही है, मरम्मत भी बहुत कठिन है। तो एक चीज जान लो, इनसे निकालने के कई तरीके हो सकते हैं पानी के। सड़क को बाहर ले जा सकता है, प्रतिधारक दीवारों को नष्ट कर सकता है पानी। यानी तुम ये पहले जानते हो पहाड़ी सड़कें होती कैसी हैं, सिंपल में समझो जरा। मान लीजिए ये कोई पहाड़ी का नेचुरल ये ढाल था, ठीक है ना, कोई पहाड़ी कुछ इस तरह से थी पहले। तो किया क्या जाता है ना कि पहाड़ों से कुछ मिट्टी ऐसे काटी जाती है ऐसे, और उस मिट्टी को काट करके ऐसे यहाँ से काटा गया और काट करके यहाँ पे ले आके ऐसे रखा जाता है, और यहाँ पर बनाई जाती है कोई ना कोई प्रतिधारक दीवार यानी रिटेनिंग वॉल, जो रिटेन करती है यहाँ की पूरी। अब ये कट गया यहाँ से, ये आपका यहाँ से कट गया, ये नेचुरल लेवल था पहाड़ी का, ये यहाँ से इसका लेवल वो है जहाँ पे पहाड़ी आ रही थी, ये काट करके बनाया गया है। पानी जब इस पर से गिरता है ना तो ये इनके जब दबाव पड़ेगा तो ये इसको फेंक देगा बाहर, सब खाई में चला जाएगा इधर। तो पहाड़ियों पर वर्षा जल निकासी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम यदि बना दोगे तो एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए कई नालियां बनाई जा सकती हैं, जैसे पार्श्व नालियां यानी साइड ड्रेन, दूसरा अंतररोधी। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि सर इस पर नाली बनाने की क्या जरूरत है, क्यों नहीं पानी को इधर इधर सरका दें, कभी ऐसी गलती मत करना। पानी का दिशा हमेशा इधर की तरफ रहता है। नालियां कहाँ रहती है पहाड़ी सड़कों में, मालूम है, नालियां पहाड़ी सड़कों में हमेशा अंदर की तरफ रहती हैं यहाँ पे, क्योंकि इधर कर दोगे गाड़ी वाड़ी वाले चलाते समय अगर झुके ना तो इधर झुके ठीक है, इधर चले जाए सीधे खाई में जाएंगे। नालियों ये पार्श्व नालियां बनाएंगे तो जब पानी गिरेगा तो ये इससे होते हुए क्या हो जाएगा, ये देखो क्रॉस सेक्शन है, इससे होते हुए नाली से पानी आगे निकल जाएगा। अंतररोधी या जलग्राही नालियां, कई बार नालियां ना ऐसे सड़कों के अंदर भी रिस करके जाता है ना, रिस करके पानी जाता है, तो यहाँ पर अंदर नालियां बनाई जाती हैं जिनको अंतररोधी या फिर इंटरसेप्टिंग और कैच ड्रेन होती है। ये पहाड़ों के अंदर जो तली होती है वहां पे बनाई जाती है। फिर उसके बाद अनुप्रस्थ नालियां यानी क्रॉस ड्रेन। क्रॉस ड्रेन का मतलब होता है, प्लान में देखोगे तो जैसे मान लो तुम पहाड़ी सड़क पे चल रहे हो, ये सड़क है ऐसे, ये प्लान है, ऊपर से देख रहे हैं, इधर पहाड़ है इधर खाई है, तो जगह ऐसे एक नाली तो इनके पैरेलल ऐसे चल रही है, एक नाली तो ये चल रही है इनके पैरेलल, जिनको साइड ड्रेन बोलते हैं। ये नालियां आगे जा जाके ना कहीं ऐसे यहाँ पे इधर खाई की तरफ जाके मिलती हैं ऐसे, तो ये नालियों को जगह जगह से पानी इधर अंदर की तरफ गिरा दिया। सड़क को ढाल इधर दी जाती है, सड़क की ढाल इधर रहती है कि पानी इस नाली में चला जाए, लेकिन बीच बीच में इन नालियों से पानी ढाल देके पतली पतली, सड़क के बीच में एक पतली सी नाली अंदर अंदर निकल, जैसे सड़क पे तुम जा रहे हो रास्ते में पतली नाली क्रॉस में है, वो बाहर निकाल देती है, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ नालियां। फिर कैच पिट भी होते हैं कई जगह पर, ये नालियां आगे जाके आखिर कहाँ जाएंगी, तो ये नालियां आगे जाकर के कोई गड्ढा बना रहता है, उसमें पानी क्या होता है रुकता है, उसको हम लोग कैच वाटर पिट बोलते हैं, यानी वो पानी को क्या करता है, कैच करता है। तो ये है वर्षा जल निकासी। ये पहाड़ी सड़क में बस एक ही टॉपिक, अगला चैप्टर है सड़क जल निकासी यानी रोड ड्रेनेज। तो देखो जो ध्यान उसमें दी हो वही ध्यान इसमें भी दे देना। रोड का ड्रेनेज
की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। सड़क से पानी निकालने की आवश्यकता, अरे सड़क खराब हो जाएगी प्लस पानी नहीं निकलेगा तो फिसलन होती है सड़क पे। मुख्य दो बातें हैं, सड़क से जल निकासी की आवश्यकता है, सड़क पटरी से सटी हुई भूमि से वर्षा बाढ़ का पानी सड़क की तरफ न आने पाए, मतलब जो पानी है सड़क के अगल बगल वो पानी सड़क पे ना आए, इसको रोकना। पेमेंट व बर्मों से बाहरी जल वर्षा बाढ़ आदि को शीघ्र दूर ले जाया जाए ताकि ये सड़क संरचना में घुसने न पाए। दूसरा, सड़क के सतही पानी को एकत्र करने तथा दूर ले जाने वाली नालियों की क्षमता व ढाल उपयुक्त होनी चाहिए। ये तो फालतू बताइए, आवश्यकता पूछा है, ये नहीं पूछा है कि इनका, हाँ ठीक है ना। सड़क कैम्बर व बर्मों की ढाल क्षेत्रों में वर्षा तीव्रता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करनी चाहिए। सड़क क्षेत्रों में एकत्रित वर्षा बाढ़ के पानी को सड़क पटरी के आर पार ले जाने के लिए उपयुक्त संख्या व दूरी में पुल पुलिया होने चाहिए। ये सब पूरी बताया गया है कि सड़क जलग्रस्त क्षेत्र में सड़क संरेखण सोच समझकर तय करना चाहिए। तो सड़क से पानी निकालने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं और क्या क्या आवश्यकता होती है वो बताया गया है। लेकिन यदि सड़क बाहर की जगह शहर के अंदर है तो नगरीय या शहरी सड़कों की सतह से वर्षा जल कैसे दूर ले जाया जाता है, चित्र देकर स्पष्ट करें। एक चीज जान लीजिए, आप जो सड़क अभी पढ़े थे वो तो ऐसी थी, उसके अगल बगल ऐसे बर्म थे, बर्म के नीचे नाली थी, यहाँ पेड़ था। अच्छा, अपने शहर के जिस शहर में आप रहते हैं वहां ऐसा देखे हैं पेड़ नाली, अरे उधर तो अगल बगल दुकानें होती हैं, तो उसको बोलते हैं नगरीय सड़क। ये था कंट्री रोड जो हमने पहले देखा था। नगरीय सड़क में क्या होता है कि सड़क के दोनों किनारों पर देखे होंगे गटर बने होते हैं। गटर कैसे होते हैं मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूं। दो तरह की व्यवस्था होती है सड़क में। एक होता है, देखिए ये सड़क है, सड़क आ रही है तो ऐसे ना सड़क किनारे से उठी रहती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ब, इस उठान को बोलते हैं कर्ब। तो कर्ब इनलेट होता है और यहाँ होता है फुटपाथ। फुटपाथ पर गाड़ियां नहीं ले जानी चाहिए सलमान खान की तरह, नहीं तो लोग मर जाएंगे। ये है सड़क आपकी। सड़क का पानी ऐसे ढाल से कैम्बर से आता हुआ यहाँ जाता है और यहाँ जाली लगी रहती है, जाली से अंदर चला जाता है और अंदर होते हुए सीवर को चला जाता है। ऊपर सड़क होती है, अंदर सीवर होता है, ये पानी आके सीवर को मिल जाता है। इसको बोलते हैं कर्ब इनलेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ब इनलेट। यानी सड़क में जो जल निकासी की जाती है इसको वर्टिकल इनलेट या कर्ब इनलेट बोलते हैं। लेकिन ये कई बार क्षैतिज भी होते हैं। कैसे क्षैतिज होते हैं दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देख रहे हैं, कई बार सड़क इधर से आता है तो ये उठान वाले पे जाली ना होकर ऐसे क्षैतिज जालियां होती हैं। देखते होंगे जाली वाली रखी रहती है सड़क के किनारे, देखते हैं नाली के ऊपर जाली रखा रहता है, उन जालियों में पानी चला जाता है, अब पानी फिर उससे होते हुए कहाँ चला जाता है, सीवर को। तो इसको बोलते हैं गटर इनलेट, इसको बोलते हैं गटर। जब क्षैतिज होता है, क्षैतिज वाले को गटर इनलेट बोलते हैं और जबकि उदग्र यानी वर्टिकल वाले को कर्ब इनलेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्षैतिज सड़क का क्षेत्र वो बताया गया, यानी इसको देखिए उदग्र यानी वर्टिकल वाले को कर्ब इनलेट बोलते हैं और क्षैतिज सड़क को गटर इनलेट बोलते हैं। मुझे याद था इसलिए मैंने बोला, आप आगे लिखा भी हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर जान लीजिएगा कि ये सड़क छिद्र, सड़क में ये होल चित्रों से दिखाए गए हैं। चित्र क्या है, देखिए कोई सड़क इधर है, चार सड़कें आ रही हैं, तो जहां जहां मोड़ होता है वहां पर देखिए यहाँ पे इनलेट बनाए गए हैं यहाँ पे। इसके अलावा सड़क में कुछ कुछ दूरी पर जगह जगह पे देखिए इनलेट बनाए गए हैं। ये सब इनलेट क्या करते हैं, सड़क पर पानी इन्हीं छिद्रों से होकर अंदर जाता है और अंदर होकर सीवर में चला जाता है। कैसे, उधर ऊपर दिखाया गया है। ये एक सड़क में जगह जगह पर इनलेट, देखिए सड़क छिद्र यानी इनलेट्स बनाए गए हैं। जगह जगह पे जालियां होती हैं, इनसे होकर के पानी क्या होता है, अंदर चला जाता है सीधे सीवर की तरफ। ठीक है, तो ये डायग्राम देके समझा दिया गया। अब है अगला चैप्टर मेंटेनेंस यानी रोड का अनुरक्षण। इसमें आती है उसके बारे में कि मेंटेनेंस, सड़क के अनुरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सड़कों के अनुरक्षण के लिए यह आवश्यक है, अनुरक्षण मतलब होता है समय समय पर मरम्मत। आवश्यक होता है कि सतह पर किसी दोष को नजर आते ही उसकी संतोषजनक मरम्मत कर दी जाए। मरम्मत मतलब तुरंत उसको ठीक कर दिया जाए। मरम्मत में देरी करने पर छोटा दोष भी यातायात और मौसम के कुप्रभाव के कारण बढ़कर बड़ा बन जाता है, जिसे बाद में ठीक करने में कठिनाई आती है, समय लगता है और पैसा भी अधिक जाता है। मरम्मत कार्य शुरू करने से पहले दोष तथा दोष के कारणों का पता लगाना जरूरी है। यदि आधा स्तर यानी सब ग्रेड दोषपूर्ण डाला गया यानी मिट्टी सही नहीं डाली गई है तो सतही उपचार से यह दोष दूर नहीं होता है। कुछ सड़कें देखते हैं हर बार बिटुमिन बिछाया जाता है, हर बरसात में उखड़ जा रही है। जानते हैं रीजन क्या है, क्योंकि उसकी मिट्टी को सही से कूटा ही नहीं गया है। जब जब बरसात होता है
मिट्टी फूल जाती है और टूट जाती है सड़क, ठीक है ना। उचित स्थान व दूरी पर मरम्मत कार्य की सूचना देने वाले संकेत पट्ट, रात्रि प्रकाश स्तंभ स्थापित कर देने चाहिए और यातायात को नियंत्रित करने या मोड़ने के लिए विभागीय श्रमिक नियुक्त कर देने चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। जब भी मरम्मत कार्य शुरू होता है तो सूचना पट्ट लगाया जाता है कि हाँ भैया मरम्मत चल रही है, आगे रास्ता खराब है। मरम्मत कार्य करने के लिए आवश्यक सामग्री, उपकरण पेमेंट से हटकर स्टोर करने चाहिए। सड़कों के अनुरक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। मेंटेनेंस में क्या क्या आता है? सड़क के सतह की मरम्मत, जैसे लीक मतलब सड़क कहीं पर लीकेज हो रहा हो, पॉट होल्स मतलब उसमें गर्तिकाएं पड़ गई हो, सड़क में लहर आ गई हो, ज्यादा सड़क कहीं पर ऐसे जंप हो रहा हो, क्रैक्स आ गई हो। फिर दूसरा चीज होता है सड़क की सतह मरम्मत कर सकते हैं हम लोग। सड़क सतह का नवीनीकरण यानी पूरी तरह से उसका रिन्यूअल किया जाए, रीसरफेसिंग की जाए, पूरा फिर से लेपन किया जाए। फिर उसके बाद अगला मरम्मत आता है बर्मों, यानी बर्म जो साइड में है, और पार्श्व ढालों की मरम्मत तथा बरसाती गड्ढों को भरना। चौथा चीज होता है जल निकास नालियों की सफाई व मरम्मत, जो सड़क के किनारे नालियां हैं। पुल पुलियों, सड़क क्रॉसिंग तथा अन्य पक्के निर्माण की देखभाल तथा मरम्मत। यातायात नियंत्रण चिन्ह, यानी मरम्मत में ये सब चीजों की मरम्मत है। जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं ना, जिसको देख करके आप देखते हैं कि कौन सा शहर किधर है, उन सब की देखरेख। वृक्षों की देखभाल तथा उन पर क्रम संख्या अंकित करना। अधिक झुकी हुई डालियों की कटाई छटाई ताकि रोड पर दिक्कत ना आए। ये सब काम मरम्मत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या हम लोग बिटुमिन सड़कों का अनुरक्षण कैसे किया जाता है, स्पष्ट करिए। बिटुमिन सड़कों, जो डामर वाली रोड होती है, उनका मेंटेनेंस। ध्यान रहे बिटुमिन गिट्टी वाली सड़क का ऊपरी परत क्रस्ट की यातायात का भार व संगत सहन करने की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती है। यह परत मतलब बिटुमिन जो ऊपर लगा रहता है वो कोई भार नहीं ले पाता है, वह अपने नीचे भार को भेज देता है, जाओ भैया संभालो, ठीक है ना। यह परत तो केवल यातायात के भार को नींव तक पहुंचाने के लिए एक लचकदार कुशन मतलब होता है बेड का काम करती है। तो गर्मी पड़ने पर बिटुमिन पिघलने लगता है और नरम पड़ने लगता है, इस कारण गिट्टी से इसकी पकड़ कम हो जाती है और सड़क सतह पर लहरें बढ़ने लगती हैं। पशु गाड़ी के लोहे के भारी टायरों से सड़क पर लीकें यानी रट्स पड़ जाती हैं, जबकि रबर टायरों से बिटुमिन चिपकने लगती है और सड़क नष्ट होना शुरू होती है। अतः सही ग्रेड व अंतर्वेशन का बिटुमिन का इस्तेमाल करना आवश्यक है। बिटुमिन सड़कों के अनुरक्षण के अंतर्गत निम्न कार्य। पहला, पैच मरम्मत, सतह उपचार, पुनर्पृष्ठ। बिटुमिन सड़कों में पैच मतलब होता है गड्ढे, छोटा छोटा गड्ढा दिखे उस पर गिट्टी फेंक करके बिटुमिन का लेप करके उनको भरना, ठीक है, इसको पैच मरम्मत कहते हैं। सतह उपचार पैच मरम्मत में ही आता है। सतह उपचार में कई बार पूरी सतह को जगह जगह से दरारें फटी हुई हो तो उनमें बिटुमिन और गिट्टी का लेप करके बंद करना है। और पुनर्पृष्ठिंग में तो पूरी सड़क पर ही नया बिटुमिन का लेयर चढ़ा देना है, जहां गड्ढा रहेगा वहां भी भर जाएगा और नहीं तो एक लेयर उसके ऊपर नई चढ़ जाएगी। अब नया चैप्टर है सड़क निर्माण उपकरण, यानी सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले उपकरण कौन कौन से हैं और उपकरण कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। इनका केवल नाम याद रखना दोस्त, क्योंकि डायग्राम तुम याद नहीं कर पाओगे ना बना पाओगे। नाम क्या है, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क मिट्टी का, देखिए सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले मुख्य उपकरण पूछेगा तो कौन सा। एक सड़क में मिट्टी का काम करने वाले होते हैं और दूसरा बिटुमिन और कंक्रीट वाले होते हैं। तो देखो सड़क बन रही है तो मिट्टी का काम करने का मतलब हुआ कि सबग्रेड के लिए, और उसके ऊपर बिटुमिन का लेयर डालने का मतलब हुआ कि बिटुमिन को तैयार करना, मिक्स करना। तो सबसे सड़क के लिए ट्रैक्टर होता है, डोजर, शावल, ड्रैगलाइन, बैकहो, ये सब खोदने वाले, कोई घूमने वाला होता है, कोई रोलिंग करने वाला होता है। तुम एक बार डायग्राम सबका देखना चाहो तो किताबों में भी मिल जाएगा, इंटरनेट पर। उसके बाद आपका क्लैसम सेल होता है, उसके बाद रूटर या रीपर, स्क्रेफायर जो खुरचने वाला है, स्क्रैपर वो भी, लोडर जो लोड करके माल को इधर उधर, ग्रेडर मतलब होता है उसका गिट्टियों को 1 बाय 1 तह बनाता है गिट्टियों की। डंपर का मतलब जो गिट्टी ले आके पलटता है। उसके बाद लास्ट में आता है सड़क रोलर। ये सब काम कहीं ना कहीं सब ग्रेड के लिए है। जबकि बिटुमिन के मिक्सिंग के लिए बिटुमिन मिक्सिंग मशीनरीज में बिटुमिन बॉयलर मतलब जहां बिटुमिन गर्म होकर बॉयल होती है, बिटुमिन स्प्रेयर बिटुमिन का छिड़काव करने वाला, बिटुमिन, ये सब देखे होंगे कभी, एक गाड़ी चलती रहती है उसमें से बिटुमिन टपकता रहता है सड़क पे। टपकता का मतलब बिटुमिन मतलब ऐसे कोलतार गरम टपकता रहता है। तो सड़क पर एक प्राइमर का काम करता है, वो स्प्रेयर होता है। बिटुमिन मिश्रक यानी बिटुमिन को गिट्टी के साथ मिक्स, गिट्टी हीटर पैन होता है जिसमें गिट्टी हीट होती है। यांत्रिक पेवर यानी एक बार देखोगे गिट्टी पूरा बिटुमिन और गिट्टी मिलके एक साथ बिछाता चला जाता है सीधे,
ऐसा नहीं कि बिटुमिन पलट के ऐसे कोई उसको फैला रहा है, ना ना ना, वो पूरा ऐसे मशीन से ही फैलता चलता रहता है, उसको यांत्रिक पेवर बोलते हैं। और उसके बाद आता है कंक्रीट की यदि जरूरत है तो कंक्रीट में कंक्रीट मिक्सर होता है और वाइब्रेटर होते हैं। ये मिट्टी की तैयारी के लिए, ये बिटुमिन वाले के लिए इतने सारे, और ये कंक्रीट के लिए इतने उपकरणों के नाम तुमको जानते रहने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है एक कि हॉट मिक्स प्लांट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हॉट मिक्स प्लांट का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिस पर क्या हो, जिस पर बिटुमिन का मिक्सिंग किया जाए, उसको हॉट मिक्स प्लांट बोलते हैं। दिखा देता हूं मैं अभी क्या है, देखिए। जब बिटुमिन सड़क तैयार करने हेतु पहले से मिश्रित कारपेट बिछानी हो, बिछाने का मतलब बिटुमिन और गिट्टी मिक्स है, बस एक गाड़ी आएगी उनको भरेगी, गाड़ी में ऐसा रहता है ना कि पूरा ऐसे तह बना के गिराता चला जाता है, पूरा ढालता चला जाता है वो। तो प्री मिक्स मतलब पहले से तैयार है। बिछा सड़क को पेवर की सहायता शीघ्र बनाता बिटुमिन तथा गिट्टी के मिश्रण को काफी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में यह मिश्रण हॉट मिक्स प्लांट में तैयार किया जाता है। बिटुमिन तथा गिट्टी दोनों को पहले अलग अलग गर्म किया जाता है, फिर उन्हें उचित अनुपात में मिलाकर आपस में भली प्रकार से मिला दिया जाता है। इस प्रकार तैयार मिश्रण को समान मोटाई की परत में जलबद्ध मैकेडम के ऊपर बिछा देते हैं, फिर इसकी कुटाई करके सतह को, अब ये हॉट मिक्स प्लांट जो है आपका वो ऐसा दिखता है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन है, छाना गया है इसमें। छानने का तरीका, जब इसमें गिराएंगे गिट्टी वगैरह तो छन के नीचे जाएगा, ठीक है। छन के चला गया गिट्टी वगैरह, छन गया यहाँ से, फिर यहाँ से गिट्टी गिरेगी यहाँ से। अब बिटुमिन टैंक यहाँ पे है जो गर्म होकर बिटुमिन यहाँ से इसमें छोड़ा जाएगा। जब जाके इसमें गिरेगा तो मिल करके आपस में ट्राली में इकट्ठा होगा, और ट्राली से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा निकल के चला जाएगा जहां पर ले जाना है। बात समझ आ रही ना। तो ये गिट्टी वगैरह यहाँ पे है, गिट्टी को उठाया जाएगा, गिट्टी यहाँ से डाली गई, बिटुमिन यहाँ से डाला गया, मिक्स करके ट्राली में आया, इसको सीधे गाड़ी में डाल करके पास, ठीक है। ये था हॉट मिक्स, उसका जो मशीनें प्रयोग हो रही थी उनके बारे में। अब आ रहा है हवाई अड्डा यांत्रिकी। इसमें से एक ही दो क्वेश्चन एयरपोर्ट में से क्या क्वेश्चन आता है देख लीजिए। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि एयरपोर्ट हवाई अड्डा अभियांत्रिकी के अध्ययन की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है पढ़ने की इसको। एयरपोर्ट अभियांत्रिकी के विषय को पढ़ने की क्या आवश्यकता उल्लेख करें। संपूर्ण विश्व में यातायात के, देखिए यातायात ऐसी होनी चाहिए जिसकी समझ नहीं होगी ना तो कोई भी चीज महंगा रहेगा। पहले सामान महंगे मिलते थे, क्यों, अब हर जगह सामान का रेट लगभग वही है। सब्जियां देख रहे हैं, केवल सब्जियां ही ऐसी हैं जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए सस्ता महंगा है। बाकी हर सामान का रेट ग्लोबलाइज हो चुका है, रीजन फट से पहुंच जाता है इस वजह से। तो छोटी दूरी की यात्राओं के लिए सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा यात्रा सुविधाजनक है तथा सस्ती भी है। अधिक दूरी की यात्राओं हेतु सड़क एवं रेल द्वारा काफी समय खर्च हो जाता है। समय की बचत हेतु हवाई यात्रा आवश्यक हो जाती है, इसमें बहुत कम समय लगता है, आगम्य स्थल पर पहुंच सकते हैं। हवाई सर्वेक्षण में हवाई फोटोग्राफी हेतु हवाई यात्राएं उपयुक्त। ऊंची इमारतों के निर्माण में भी हवाई मार्ग का उपयोग किया जाता है। हेलीकॉप्टर द्वारा पूर्व निर्मित खंड जैसे धरन आदि हवाई मार्ग द्वारा ही ऊंची ऊंची इमारतों में यथास्थान पहुंचाए जाते हैं। विश्व के खुले बाजार के विकास हेतु यात्रियों में सामान को एक देश से दूसरे देश में ले जाना पड़ता है। इतनी लंबी दूरी की यात्रा हवाई जहाज द्वारा ही संभव है। देश विदेश की डाक भी हवाई मार्ग द्वारा ही पहुंचाई जाती है। अतः यातायात अभियांत्रिकी के अध्ययन में सड़क एवं रेल मार्ग का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। हमें हवाई मार्ग, हवाई अड्डा आदि के बारे में भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं कारणों से सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को इस विषय का ज्ञान आवश्यक है। ये था एयरपोर्ट में। अब एक क्वेश्चन इससे बच पूछा है कि हवाई अड्डा स्थल चयन के कारकों को स्पष्ट करिए। स्थल चयन का मतलब होता है हवाई अड्डा बनाने के लिए आप कैसी जगह चूज करेंगे। देखिए वहां पे जगह बहुत चाहिए, यानी पर्याप्त क्षेत्र हो, वर्तमान आवश्यकताओं एवं भविष्य में संभावित विस्तार को ध्यान में रखकर ही पर्याप्त स्थल चयन करना चाहिए। प्रवेश योग्यता, हवाई जहाजों के शोर के कारण हवाई अड्डा शहर से दूर बनाया जाता है, हवाई अड्डे के लिए स्थल निर्माण रहित होना चाहिए, इस पर कोई कंस्ट्रक्शन न चल रहा हो अगल बगल। इसी कारण स्थल चयन शहर से दूर करना पड़ता है, परंतु यह दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हवाई अड्डे शहर में आने में काफी समय लगेगा। जिससे हवाई यात्रा में हुई समय की बचत का लाभ यात्रियों को पता चले शहर से हवाई अड्डा इतना दूर है तो वहीं जाने में इतना समय लग गया, इससे अच्छा तो ट्रेनें पकड़ के निकल गए हो, ठीक है। हवाई यात्रा में हुई समय की बचत का लाभ यात्रियों को नहीं मिल सकेगा। अतः हवाई अड्डा शहर से बहुत अधिक दूरी पर भी ना हो और बहुत नजदीक ना हो, क्योंकि शहर के स्थल आकृति, मृदा स्थिति एवं जल निकासी। हवाई अड्डे के स्थल चयन हेतु ऊंचे स्थान जिसका ढाल 1.5% से अधिक न हो का चयन करना चाहिए। ऐसे स्थल में जल निकासी स्वतः ढल के कारण हो जाती है। जगह ऊंचा रहेगा हवाई अड्डे का तो पानी नहीं रुकेगा, निकल जाएगा।
स्थल की मृदा कठोर होनी चाहिए, निर्माण सामग्री उपलब्ध हो, यानी हवाई अड्डा का जगह ऐसा चूज करिए कि निर्माण सामग्री भी उपलब्ध हो, रनवे यानी हवाई पट्टी, टैक्सीवे, एप्रन, एप्रन एप्रन क्या होता है और ये सब क्या होते हैं, इनके पार्ट्स का ना मैं मेन बैच में पूरा बताया हूँ। चलिए ठीक है कि निर्माण एवं मरम्मत में व्यय कम करने के उद्देश्य से निर्माण सामग्री स्थल के समीप उपलब्ध होनी चाहिए। आगामी विस्तार की लागत, हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण, मतलब हवाई अड्डा ऐसी जगह हो जहां अगल बगल की भूमि अगर बाद में जरूरत पड़े तो लिया जा सके, ठीक है ना। उसके बाद मरम्मत की लागत, यहाँ मरम्मत में यानी भवनों, देखिए यहाँ पे भवनों, पेमेंट एवं अन्य निर्माण के कार्यों में मरम्मत होने वाले व्यय पर भी सम्यक विचार आवश्यक है। यातायात, आयतन एवं प्रकार, वर्तमान हवाई अड्डे के विस्तार में इन मानकों की गणना करके सम्यक विचार किया जाता है। मतलब समय के साथ जो आपका विस्तार हो रहा है उसमें, जैसे मान लिया अभी कम लोग हवाई अड्डे का यूज कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ उसको ज्यादा लोग यूज करेंगे तो उपलब्धता उस हिसाब से बनी रहे, इस तरह से विचार करके स्थल का चयन करना चाहिए। उसके बाद एक चीज आती है आपका अगला, विपरीत वायु घटक, क्रॉस विंड कंपोनेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल पॉइंट है। देखिए हवाई पट्टी की दिशा इस प्रकार रखनी चाहिए जिस पर हवाई जहाज दौड़ता है कि हवाई जहाज के उतरने और उड़ान भरते समय हवा की दिशा विपरीत हो, इसलिए हवाई अड्डे पर कई हवाई पट्टियां बनाई जाती हैं, इससे हवाई पट्टी की लंबाई कम हो जाती है। मतलब ऐसा होता है ना कि हवा का दिशा विपरीत होता है क्योंकि सेम दिशा में ना फिर ट्रैक्शन कम हो जाता है तो एक फोर्स काम करने लगता है, इस वजह से ये टेक्निकल बात है। वायु मार्गों की निकटता, एक हवाई अड्डे के निकट यदि दूसरा हवाई अड्डा स्थित हो तो हवाई यातायात में वृद्धि अधिक संभावना रहती है। बात समझ रहे ना। भूस्वामियों की अवस्था, हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु क्षेत्र के भूस्वामियों के व्यवहार का भी समुचित अध्ययन हो। पता चले जहां हवाई अड्डा बनाया वहां ऐसे दुष्ट लोग रहते हैं जो बाद में जमीन चाहिए तो देवा नहीं करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए उनका व्यवहार भी समझिए। सुरक्षा, स्थल चयन के समय जहाज के उड़ान में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थल की दृश्यता, हवा की दिशा, यान पहुंचने की स्वतंत्रता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। लास्ट आता है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, स्थल के समीप सीवर लाइन एवं जल आपूर्ति हेतु पाइपलाइन उपलब्ध होनी चाहिए। पेमेंट, निर्माण होती है यदि पत्थर भी नजदीक उपलब्ध हो तो निर्माण की लागत काफी कम हो जाती है। बात समझ आया। तो ये पूरा था आपका क्या, पूरा का पूरा कंप्लीट था हाईवे इंजीनियरिंग। यदि पूरा क्लास आप करके और केवल इस पीडीएफ की एक बार रीडिंग लगा लिए तो आपका कुछ बचने वाला नहीं है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार पढ़ के देखिए, यदि समझ में आया हो तो कमेंट आएगा तो फिर अगले वीडियो की ऐसी वीडियो, अगले लेक्चर बना देंगे दूसरे सब्जेक्ट का, और आपके कमेंट पर डिपेंड करता है। बाकी अधिक डिटेल में चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, हर चीज को अलग अलग अच्छे से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।